Good morning everyone. I am Sandeep Kumar Nagonsi. I welcome you all to Sandeep Study Center. आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पे बात करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़. आपको पता है ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने जो क्लासेस स्टार्ट करी है उनमें से मैक्सिमम जो क्लास आपकी जो अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे हो गई है, जैसे फिजिकल डिवीज़न हो गया, भूगर्भिक संरचनाओं पे, और जितने भी उसके भौतिक स्वरूप है उस पर हमने बात कर ली. मैपिंग और फिर संभागों पर भी हमने बात कर ली है. तो आज हम अपोहा तंत्र पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा कुछ अलग हटके पढ़ने का प्रयास करेंगे. अपोहा तंत्र कंप्लीट होने के बाद आपकी कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे सॉल्व ना हुआ रहे. एक एक चीज़ क्लियर होंगे, एक एक चीज़ समझ आएंगे, एक एक करके हम लोग नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली आपको पता ही है अपोहा तंत्र बनती कैसे है. जब एक बार इसको देखने की कोशिश करें, फिर कुछ सुन ले, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समराइज या फिर लिखने की कोशिश करेंगे समराइज करते हुए चीज़ों को. अपोहा तंत्र का मतलब यही है, ऐसा तंत्र जो कि मुख्य रिवर आप देखेंगे जो कि मुख्य नदी है. ठीक है, मान के चलते हैं मुख्य नदी है, ये आपका पहाड़ है. क्लियर है, किसी भी पहाड़ी से मुख्य नदी निकल रही है, फिर कोई से भी नदी निकलती है और लंबी हो जाती है, फिर जाके किसी सागर में जाके गिर जाती हैं और उसके आसपास, ठीक है, मान के चलते हैं एक रिवर है. परफेक्ट है, और इसका जो उद्देश्य ही होता है कि वो सागर में जाके गिर जाएं. परफेक्ट है, तो ये किसी भी सागर में जाके गिर जाती हैं. क्लियर. अभी मुख्य नदी से किसी भी तरह की छोटी नदी किसी भी साइड से किसी भी दिशा से आके इससे मिल जाती हैं, और इन नदियों से भी आके कोई ना कोई नदी ऐसे भी मिल सकती है. कैसे भी ये मिल सकती हैं. परफेक्ट है, तो एक जाल के रूप में बन जा रहा है, एक तंत्र के रूप में बन जा रहा है. तो ऐसा तंत्र जो कि मुख्य नदी, परफेक्ट है, और उसके सहायक नदियों से मिलकर बन रही है, उसे अपोहा तंत्र कह रहे हैं हम लोग. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई. और ये अपोहा तंत्र जो है, इस क्षेत्र की ढाल क्या होगी, इस क्षेत्र की संरचना क्या होगी, और इस क्षेत्र में जो बह रही है नदियाँ हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, उनकी वेग क्या है, इन पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम कैसी होंगी. परफेक्ट है. अब ये क्षेत्र जो भी है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ के पेयजल का भी प्रमुख साधन होता है, मुख्य साधन होता है, या फिर महत्वपूर्ण साधन होता है. साथ ही साथ सिंचाई को भी सिंचाई के लिए भी प्रमुख साधन हो जाता है. मुख्यतः रूप से देखा जाए तो नदियों से अधिकतर आपकी सिंचाई काम हो गया. और कृषि जो प्रधान होने का हम लोग का जो राज्य है, कृषि प्रधान है, तो छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. परफेक्ट है. तो इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. अच्छे से एक एक करके लिखना भी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपोहा तंत्र किसे कहते हैं. अब इसको एक एक करके हम लोग नोट करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी. तो इसका एक इंट्रोडक्शन होगा कि अपोहा तंत्र किसे कहते हैं. परफेक्ट है. इंट्रोडक्शन के तौर पर देखेंगे तो अपोहा तंत्र, अभी मैंने कहा है कि अपोहा तंत्र मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी एवं उनके सहायक नदियों से मिलकर बनती है. ठीक है. द ड्रेनेज सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सेकंड वन इज, जैसे कि हमने कहा है कि इसकी जो निर्भरता है, ठीक है, उस क्षेत्र की ढाल, ठीक है, तो नदियों के अपोहा तंत्र उस क्षेत्र की ढाल, संरचना, अभी अभी मैंने बताया संरचना, या फिर उस क्षेत्र की जो नदियां हैं उनकी वेलोसिटी, यानी कि नदी जल, या फिर बोल सकते हो, ठीक है, नदी जल, ठीक है, की वेग पर निर्भर करती है. परफेक्ट है. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर्स डिपेंड्स ऑन द स्लोप, स्ट्रक्चर एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर. परफेक्ट. नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि इसके बारे में हमने कहा है कि ये जो है पेयजल, परफेक्ट है, पेयजल एवं सिंचाई, ठीक, पेयजल एवं सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है. क्लियर है. और अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो आपका कृषि प्रधान राज्य है. परफेक्ट. तो कृषि प्रधान होने में, ठीक, कृषि प्रधान राज्य होने में इन अपोहा तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. क्लियर है. तो आप देख सकते हो कि जो है पेयजल एवं सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है. जैसे कि मैंने कहा है कृषि प्रधान होने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. ड्रेनेज सिस्टम के बारे में एक एक करके आप चीज़ें रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होंगी. इसके आगे हम लोग चलेंगे तो आपको बहुत क्लियरली तौर पर और अच्छे से समझ आने वाली है. इसके आगे और देखोगे तो जो हमने कहा था कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनती है, जैसे कि मैं एक बार बताना चाहूँ, मुख्य नदी जा रही है तो सहायक नदियों से मिलकर अपोहा तंत्र डेवलप्ड होती है. परफेक्ट है. कहीं से भी जाती है. तो ये किस प्रतिरूप में दिख रही है आपको. परफेक्ट है. तो ये वृक्षाकार आपकी आपको प्रतिरूप में दिख रहा होगा. जैसे कि वृक्ष से टहनियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार यहाँ से नदियाँ जो कि इनकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी, मुख्य रिवर ये हो जाएगा. तो इसमें जो मिल रही है नदियाँ उनकी सहायक नदियां हैं. परफेक्ट है. तो ये वृक्षाकार प्रतिरूप में है. तो छत्तीसगढ़ के जो अपोहा तंत्र है वो वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है.
परफेक्ट है। तो इसको आप लिखेंगे, अगला लाइन यही होनी चाहिए आपकी कि छत्तीसगढ़ के अपोहा तंत्र, ठीक है, वृक्षकार प्रतिरूप का उदाहरण है, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंड्रेटिक पैटर्न, इसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोला जाता है। तो इतनी चीज़ों पे इनिशियल तौर पे आपको अच्छी खासी इसमें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखोगे कि छत्तीसगढ़ का जो पूरी नदियाँ है, सभी रिवर्स है, जितने भी नदियाँ हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ तक कि आपने नोट कर लिया होगा, सभी रिवर्स है, वो 5 अपोहा तंत्र में ऐसा करके बटे हुए हैं। परफेक्ट है। जैसे कि आपको पता है, एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। एक चीज़ इसको अच्छे से देखेंगे, छत्तीसगढ़ इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं, ठीक है, ये आपका भारत, मान के चलो हम लोग का ये इंडिया है, नीचे का ही बनाया हूँ क्योंकि हमें काम पेनिनसुलर प्लेटू से है। आपको पता है ये पेनिनसुलर प्लेटू है, भारत में यहीं पे है पेनिनसुलर प्लेटू। तो यहाँ की जो सभी नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ, बोलो एक दो छोड़ के सभी, लगभग सभी नदियाँ हैं, ये जो है अनुवर्ती नदियाँ हैं। परफेक्ट है, अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती नदी का मतलब यही है कि वो अपनी ढाल का अनुसरण करती हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जैसे इस साइड है, ठीक है, ऐसा है, तो इसका नदी की ढाल भी उसी साइड होगी, ठीक है। वो अपनी रास्ता अपने से खुद से नहीं बनाती, जिस साइड उनका ढाल है उसी साइड नदियाँ बही जाती है, मतलब ये अपनी ढाल का अनुसरण करती है। परफेक्ट है, इसलिए इसे अनुवर्ती नदी कहा जाता है। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो छत्तीसगढ़ स्थित है। तो अब बताइए छत्तीसगढ़ की नदियाँ कौन सी प्रकार की नदी होंगी, कौन सी नदियाँ होंगी। तो इस यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की नदियाँ भी अनुवर्ती नदी है। तो आपका अगला पॉइंट यही होना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ की सभी नदियाँ अनुवर्ती नदी हैं, ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगली लाइन यही होनी चाहिए आपकी। इसके बाद और आप देखना चाहें इसके बारे में, ठीक है, एक चीज़ और मिलता है कि छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं, परफेक्ट है, जितनी भी नदियां हैं ये पूर्व की ओर बह रही हैं। इस क्षेत्र की बेसिकली छत्तीसगढ़ के जो बीच क्षेत्र की है, ये पूर्व की ओर बह जाती हैं। ऊपर वाले कुछ ऊपर चली जाते हैं सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम में, और कुछ जो ब्राह्मणी वाले हैं वो जो है ये भी पूर्व की ओर बह जाती हैं। परफेक्ट है। और ये नीचे वाली दक्षिण की ओर बह जाती हैं। तो अधिकांश नदियाँ हैं छत्तीसगढ़ के, अधिकांश नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, पूर्व की ओर बहती हैं। हम लोग देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। बस इनिशियल तौर पे इस चीज़ को आपको लिख के रखना होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैंने कहा है कि इसी प्रकार एक एक ड्रेनेज सिस्टम में बटा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की सभी नदियाँ 5 अपोहा तंत्र में बटा हुआ है। ऑल द रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ड्रेनेज सिस्टम। परफेक्ट है, 5 अपोहा तंत्र में बटा हुआ है। हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेकर आपका क्लियर है, यहाँ से लेकर हो जाएगा, और ये जो है आपका यहीं से ले लो आप। परफेक्ट, मैं कुछ बांट रहा हूँ, आगे आप देखने की कोशिश करें। तो ये जितने भी क्षेत्र दिख रहा है, मध्य का क्षेत्र दिख रहा है, ये मैदानी भाग है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ ये जो है आपका महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। क्लियर, तो ये आपका महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। क्लियर है, मतलब यहाँ से मेन रिवर महानदी जाती है, उसके बाद जितनी सहायक नदी से मिलकर ये अपोहा तंत्र यहाँ पे बनाती हैं। इसी प्रकार ये ऊपर वाले क्षेत्र देखेंगे, यहाँ की सभी नदियाँ, ठीक, ये सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का भाग होते हैं, ठीक है, सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम है कि सोनगंगा अपोहा तंत्र के हिस्सा है ये वाला क्षेत्र। क्लियर है। उसके बाद ये देखेंगे जो आपको उत्तर पूर्व में दिख रहा होगा, ठीक है, उत्तर पूर्व में दिख रहा होगा, ये आपका रहेगा ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, ठीक है, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र के हिस्सा हो जाते हैं यहाँ की सभी नदियाँ। उसके बाद जो आप दक्षिण में देख रहे हो, यहाँ से मैंने डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया हूँ, इसको आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ से किया हूँ। इतनी यहाँ की सभी नदियाँ, फिर ये पूरा क्षेत्र गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा हो जाती हैं, ठीक है, गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा हो जाती हैं। अब महानदी अपोहा तंत्र सबसे बड़ी अपोहा तंत्र है छत्तीसगढ़ में, गोदावरी सेकंड हो जाता है, थर्ड में आपका सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम आता है, चौथा ब्राह्मणी, और एक चीज़ और है यहाँ पे, ये आपका महानदी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका महानदी का है। लेकिन इतने में और डिवाइड है, परफेक्ट, इतने में ये आपका नर्मदा अपोहा तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये 5 अपोहा तंत्र से आपका छत्तीसगढ़ जो 5 अपोहा तंत्र में छत्तीसगढ़ की सभी नदियाँ विभाजित हैं। तो मैंने कहा है कि 5 अपोहा तंत्र में विभाजित हैं। अब इसको एक एक करके हम देखने की कोशिश करें। सबसे पहले इनिशियल लेवल पे इसके क्षेत्रफल को देख लीजिए, इसके
एरिया को देख लीजिए, जैसे एरिया को देखने के बाद इसके परसेंटेज को देख लीजिए, फिर इसके जो किस पार्ट में है, कौन से भाग में है, किस दिशा में है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता हो, देखते जाएंगे। सबसे पहले हमने कहा है महानदी अपोहा तंत्र, ठीक है, महानदी अपोहा तंत्र, उम्मीद करता हूँ आप एक एक करके नोट करेंगे। फिर हमने कहा है गोदावरी अपोहा तंत्र, मैं एक सीक्वेंस के तौर पे इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो, ठीक है। तो गोदावरी अपोहा तंत्र, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो महानदी अपोहा तंत्र, गोदावरी अपोहा तंत्र आप देख पा रहे हैं, सोनगंगा अपोहा तंत्र, और ये सीक्वेंस भी है, इसी क्रम में है, बड़े से लेकर छोटे, परफेक्ट है। तो ये सोनगंगा अपोहा तंत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आपका इसके बाद ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, ये आपका हो जाएगा, और लास्ट आपका नर्मदा अपोहा तंत्र हो जाएगा, ठीक है, अपोहा तंत्र। अब देखेंगे इसके एरिया, जैसे कि आपको बता दूं, ये आपका महानदी अपोहा तंत्र का क्षेत्र है, ठीक, ये आपका महानदी अपोहा तंत्र का क्षेत्र है। इसकी एरिया जो है 77432, ठीक है, इसको लिख के रखेंगे, 77432 लिखा हूँ, एक एक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे देखने फिर सुनने में आसानी हो। 77432 स्क्वायर किलोमीटर में ये इसका क्षेत्रफल या फिर फैला हुआ है, जो कि 56.15% है, क्लियर। उसी प्रकार गोदावरी का हम देखें, गोदावरी का देखेंगे तो 497 स्क्वायर किलोमीटर, परफेक्ट है, जो कि परसेंट में आप देखने को इसको प्रयास करें तो 28.64%, यहाँ तक क्लियर है। तो देखेंगे ये 38 भी मिलता है, ये लगभग है 38 भी मिलता है, इसके बारे में 75,000 भी आपको मिलेगा, ये 38 यहाँ पे मिलता है, तो और मोरलेस इसको लगभग 76 भी मान लिया जाता है, तो ये आसपास रहता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देके आप आसानी से समझ आ जाएंगी, फिलहाल ये याद रखेंगे। तो मैंने कहा साथ साथ यहाँ पे हम लोग इसको एक एक करके लिखने की भी कोशिश करें। तो महानदी अपोहा तंत्र का क्षेत्रफल आप देखने की कोशिश करें तो 77432 मैंने कहा है। उसी प्रकार गोदावरी के बारे में मैंने कहा है 39497 स्क्वायर किलोमीटर है, परफेक्ट है। उसके बाद सोनगंगा अपोहा तंत्र का हम देखें तो इसका हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 18789 स्क्वायर किलोमीटर। ब्राह्मणी अपोहा तंत्र का आप देखने की कोशिश करें तो इसके बारे में हो जाएगा 1432, ठीक है, या फिर ये 23 हो जाएगा, ठीक है, 1423 स्क्वायर किलोमीटर। ये सभी आपके स्क्वायर किलोमीटर में है, परफेक्ट, स्क्वायर किलोमीटर। अब नर्मदा का देखेंगे तो ये 759 स्क्वायर किलोमीटर आ जाता है। यहाँ पे 743 भी 743 ये भी देखने को मिलता है, लेकिन ये आसपास है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो इसको देखेंगे। इसके बाद परसेंटेज मैंने कहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 56.15% हो जाएगा। गोदावरी का आपका हो जाएगा 28.64% हो जाएगा। सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो 13.62% में इसका जो आपका फैलाव है। उसके बाद ब्राह्मणी अपोहा तंत्र देखेंगे तो 1.03% मिलता है आपको। नर्मदा अपोहा तंत्र देखेंगे तो 0.55% इसमें ये फैला हुआ है, इतने परसेंट को ये कवर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसको अलग अलग कर दूं, इसको आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, देखेंगे। इसको भी पूछा जा सकता है, क्रम से जमाने भी पूछा जा सकता है, सिंगल भी पूछा जा सकता है, इसको भी पूछा जा सकता है और इसको भी पूछा जा सकता है। ये सब सीक्वेंस में है, परफेक्ट है। तो इसको एक एक करके आपको याद करनी है। अब सवाल उठता है कि इसमें और क्या क्षेत्र देखा जा सकता है, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देखेंगे। सोनगंगा अपोहा तंत्र ये देखेंगे, इसमें एक खंड और बना सकते हो इसके आगे जो आपके दिशा वाला होंगे, परफेक्ट है। तो सोनगंगा अपोहा तंत्र ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है, आप लिखते जाएंगे, यहीं पे मैं लिख दूँ, ठीक है। तो हम महानदी से स्टार्ट करते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं एम करके लिख रहा हूँ, मध्य क्षेत्र में है, परफेक्ट है। ये महानदी मध्य क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में है, ठीक है, मध्य क्षेत्र में है। उसके बाद गोदावरी अपोहा तंत्र देखेंगे, ये आपका गोदावरी अपोहा तंत्र है। ये छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी पार्ट में है, दक्षिणी भाग में है, क्लियर है। उसके बाद सोनगंगा अपोहा तंत्र देख रहे हो, ये आपका उत्तरी, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में या फिर उत्तरी भाग में है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है, परफेक्ट। उसके बाद अब ब्राह्मणी अपोहा तंत्र देख रहे हैं, वो कौन से भाग हो जाएगा? उत्तर पूर्व, परफेक्ट है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में है। इसमें लिखेंगे आप उत्तर पूर्व, जगह नहीं होने के कारण मैं यहीं पे बता रहा हूँ ताकि आप इसको एक खंड बना के अपने कॉपी में नोट करेंगे।
नर्मदा अफवाह तंत्र देखेंगे तो ये आपका नर्मदा अफवाह तंत्र का हिस्सा मैंने बताया था, क्लियर है ये वाला चीज़। तो ये कौन से भाग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, क्लियर। तो ये आपका पश्चिम में। इतनी चीज़ों पे इनिशियली आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे हम अब एक एक करके महानदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे, सोनगंगा अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र के बारे में और फिर नर्मदा अफवाह तंत्र के बारे में एक एक करके अब हमें देखना होगा। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महानदी अफवाह तंत्र से। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, इसके बारे में कौन कौन सी वो फैक्ट होंगे, कौन कौन से तथ्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। क्या इसके बारे में परिचय हो सकती है और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन से हो सकती हैं, एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट है। तो आपका आप हेडिंग डाल लीजिए महानदी अफवाह तंत्र, क्लियर। तो महानदी अफवाह तंत्र, सबसे पहली बात तो महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, क्लियर। और महानदी अफवाह तंत्र का निर्माण महानदी एवं उसके सहायक नदियों से हुई है। जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन में कहा था कि अफवाह तंत्र जो है मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज मीन्स उसके सहायक नदियों से मिलकर बनती हैं। तो ऑब्वियसली महानदी जो आपका महानदी अफवाह तंत्र है, ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र ये आपका हेडिंग है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो महानदी अफवाह तंत्र किससे मिलकर बनेंगी, तो मेन रिवर तो महानदी ही हो गई, क्लियर है। तो उसके सहायक नदी से मिलकर ये बनेंगी। आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो है महानदी, ठीक, प्लस इसकी सहायक नदियों से मिलकर बनी है, ठीक है। दिस ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मेन रिवर दैट इज महानदी प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज। परफेक्ट है। उसके बाद आप देखने की कोशिश करेंगे कि महानदी अफवाह तंत्र का मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी महानदी है। तो महानदी ही अफवाह तंत्र है तो उसकी मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी। पहला चीज मैंने कहा है कि महानदी प्लस सहायक नदी से मिलकर बनी है। महानदी अफवाह तंत्र की मुख्य नदी महानदी है। ये प्रदेश के मध्य भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार आप लिखेंगे, ये प्रदेश के मध्य भाग में, जैसे कि आप देख पा रहे हो मध्य भाग में ही विस्तृत है। परफेक्ट, प्रदेश के मध्य भाग में विस्तृत है। इसको मैदानी भाग भी कहते हैं, आपको पता हो, क्योंकि ये पूरा मैदान वाला क्षेत्र है। हमने पहले इसके बारे में पढ़ाई की है या फिर इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये मध्य क्षेत्र में स्थित है, मैदानी भाग में स्थित है। और इस क्षेत्र की चूंकि मैदान भाग है, जो मैदानी भाग है, इसकी ढाल पूर्व की ओर है। याद रखेंगे, इसकी ढाल पूर्व की ओर है। यही कारण है कि यहाँ की सभी नदियाँ, ऑल द रिवर्स ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ की सभी नदियाँ इसकी ढाल जो है पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व का अनुसरण करती हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो आपकी बस इतने चीज़ें पे बात करने के बाद इसके अब एक एक चीज़ करके सहायक नदी हो जाती है और एक एक नदियाँ के बारे में इसके बारे में देखना होता है। तो महानदी अफवाह तंत्र के इंट्रोडक्शन था आपका, परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करें, ठीक, उसके बाद इसके बारे में एक करके और हम लोग पढ़ाई करेंगे कि महानदी निकलती कहाँ से है और कहाँ जाके गिर रही है, क्योंकि हमें अब एक एक नदियों के बारे में पढ़ना होगा। इतनी चीज़ आपकी इंट्रोडक्शन के तौर पे थी जो आपको एक एक करके इसको नोट करना होगा। महानदी, जैसे कि आपको पता है, महानदी जो है धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती हैं और इसके बारे में आजकल उसको भी फरसियाओं को भी लिया जाता है, बट इस सिहावा पर्वत पहले आप देखने की कोशिश करें। ऐसी रॉ डायग्राम यदि हम लोग बनाएं तो ये धमतरी के सिहावा पर्वत मान लें आप। तो महानदी यदि जिलों को मैं कवर करते ले जाऊं तो महानदी कुछ यूँ जाएगी, परफेक्ट है, ऐसे करके ये आपके होते हुए जाती हैं कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, आप चिंता नहीं करेंगे, परफेक्ट। ये मैं जिलों को कवर करते ले जाऊं तो कुछ इस प्रकार से जाएंगी। हालांकि महानदी आपका सीधे ही जाती हैं, निकलेंगी यहाँ से और ऐसे करके जाती हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें एक एक इसके रिवर्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और इसमें और चीज़ लिखेंगे। महानदी अफवाह तंत्र का क्षेत्र है तो पहले मैं बता दिया हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल लिखेंगे जो कि 77432 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका आप परसेंटेज लिख सकते हैं। परसेंटेज में क्या होगा, 56 ठीक है 15%। और ये छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग को कवर करती हैं और छत्तीसगढ़ के आधा से अधिक भाग, आप देख पा रहे हैं 56%, 50% से प्लस, छत्तीसगढ़ के आधा से अधिक भाग, इसको भी आप एक पॉइंट करके बना सकते हो, आधा से अधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, क्लियर। अब हमें महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत एक एक नदियों के बारे में पढ़ना होगा। तो इसकी मेन रिवर है महानदी, तो सबसे पहले हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट। तो महानदी अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अब महानदी के बारे में स्पेसिफिक तौर पे उसके जानकारी को हमें ग्रहण करना है, उसकी जानकारियों के बारे में देखना है, अच्छे से उसके बारे में समझनी है।
अब महानदी के बारे में स्पेसिफिक एक रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो महानदी का उद्गम देखेंगे, महानदी का उद्गम एक बार इसको समझ ले, महानदी का उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से हुआ है, ठीक है। अब ये जो है इसके प्रवाह देखेंगे, ठीक है, या फिर इसके एक बार हम लोग इसके मर्ज को देख लेते हैं। महानदी का उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से हुआ है। उसके बाद ये जो है 11, ठीक है, 11 जिलों के साथ टच होते हुए, 11 जिलों के साथ, ठीक है, स्पर्श करते हुए एक कटक के पास उड़ीसा में, परफेक्ट है, कटक के पास उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। परफेक्ट है। कुछ आवाज़ आई इधर से तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, फिर से मैं बता दूं। धमतरी जिला से निकलेंगी, सिहावा पर्वत से निकलेंगी और ऐसे करते जो जिला स्पर्श करेंगी तो 11 जिलों से प्रवाहित होते हुए लास्ट में उड़ीसा में पहुंच जाएंगी, छत्तीसगढ़ से बाहर। और कटक के पास, उड़ीसा में एक जगह है कटक के पास, उड़ीसा में ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाएंगी। आपको पता है इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। परफेक्ट। जब इंडियन ज्योग्राफी को और अच्छे से समझेंगे, अब तक तो समझ में आ गया होगा, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ तक ये क्लियर हुई। अब ये जिले कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब धमतरी से निकलती है तो उसके बाद ये कांकेर आती है, कांकेर से फिर एक बार धमतरी जाती है, फिर ये बालोद आती हैं। परफेक्ट है। तो धमतरी, कांकेर, उसके बाद आपको बालोद, बालोद से फिर धमतरी होते हुए गरिया बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका चौथे नंबर हो जाएगा। तो धमतरी एक हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कांकेर, तीसरे नंबर पे आपको बालोद, चौथे नंबर पे गरियाबंद। उसके बाद जो है ये गरियाबंद में चल देती है। उसके बाद ये रायपुर आती हैं। परफेक्ट है। गरियाबंद जाएंगी। उसके बाद देखेंगे ये आपका रायपुर आएंगी। क्लियर है, ठीक, रायपुर आएंगी। रायपुर के बाद फिर ये महासमुंद चल देंगी। क्लियर है। महासमुंद के बाद ये बलौदा बाजार आएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार देखेंगे रायपुर आएंगी, रायपुर के बाद ये आपका हो जाएगा महासमुंद, महासमुंद के बाद ये बलौदा बाजार, तो 4 हो गया। रायपुर आपका 5, आपका महासमुंद 6 हो जाएगा, बलौदा बाजार 7 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये जांजगीर चांपा जाएंगी, तो जांजगीर चांपा आपका 8वां जिला हो जाएगा। उसके बाद शक्ति आपका 9वां जिला हो जाएगा। फिर आपका रायगढ़ 10वां जिला हो जाएगा। रायगढ़ के बाद आपका सारंगढ़ भिलाईगढ़ है, ठीक है, वहाँ पे चल देंगी तो ये आपका 11वां जिला हो जाएगा। क्लियर है। इतने जिलों पे प्रवाहित होंगी कौन सी आपकी महानदी। क्लियर। तो यहाँ पे एक बार देखने वाली चीज़ है, जैसे कि आपका यहाँ पे धमतरी है, धमतरी के बाद ये कांकेर आ जा रही है, तो धमतरी, कांकेर, उसके बाद बालोद, फिर गरियाबंद। परफेक्ट है। गरियाबंद के बाद आपको पता है कहाँ से कहाँ पे आ रही है, रायपुर पे आ रही है। रायपुर के बाद आपको महासमुंद जा रही है, महासमुंद के बाद ये बलौदा बाजार आ रही है, बलौदा बाजार के बाद ऊपर जांजगीर चांपा, फिर शक्ति। एक बार देखने की कोशिश एक बार फिर से करें। ये आपका धमतरी है, ये वाला धमतरी वाला क्षेत्र है, फिर इधर कांकेर लग जाता है। मैपिंग पे आपको इसको मैप में एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल ये रॉ डायग्राम है, आप वो देखेंगे। कांकेर, कांकेर के बाद ये बालोद आ जाता है, बालोद के बाद आप सीधा देखेंगे गरियाबंद, गरियाबंद के बाद, ठीक है, गरियाबंद के बाद ये रायपुर आएंगी, रायपुर के बाद फिर महासमुंद, महासमुंद के बाद ये बलौदा बाजार। क्लियर है। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा चली जाएंगी, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति, शक्ति के बाद जो है आपका रायगढ़ जाएंगी, रायगढ़ के बाद सारंगढ़ भिलाईगढ़ नया जिला बना है। इसे करके 11 जिलों से जाती है। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हुई। अब इसकी एक लंबाई भी देखा जाता है। अब इसको हम लोग नोट करने की कोशिश करें तो महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका उद्गम होगा, ठीक, इसका विसर्जन होगा, ठीक है, उद्गम होगा, विसर्जन होगा, और आपका इसके बारे में प्रवाह क्षेत्र होगा। प्रवाह क्षेत्र मतलब किन किन जिलों से ये गुजर रही हैं। उद्गम में देखेंगे तो इसको उद्गम सिहावा पर्वत, मैंने कहा है सिहावा पर्वत, ठीक है, धमतरी से हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। सिहावा पर्वत धमतरी से हुआ है। विसर्जन की हम बात करें तो इसको विसर्जन कटक के पास, अभी अभी मैंने समझाया है, कटक के पास उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में होती है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे पहले ये धमतरी, क्लियर है, धमतरी। उसके बाद ये कहाँ जाएंगी, परफेक्ट है, धमतरी, फिर ये कांकेर जाती हैं, उसके बाद फिर से धमतरी आती हैं, फिर बालोद जाती हैं, तो धमतरी को दोबारा नहीं लिखेंगे, बालोद, बालोद के बाद फिर ये धमतरी होते हुए गरियाबंद जाती है। परफेक्ट है। गरियाबंद, गरियाबंद के बाद रायपुर। क्लियर है। गरियाबंद के बाद परफेक्ट रायपुर, रायपुर के बाद आपका चला जाएगा ये आपका महासमुंद। क्लियर है। महासमुंद के बाद हमने कहा है, ठीक, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार जाएगा, ठीक है। तो ये धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, गरियाबंद के बाद आपका रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार मैंने कहा है क्या, ठीक है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद आपका ये जांजगीर चांपा। परफेक्ट है। बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति, जो कि नया जिला बना है। ये रा डायग्राम है, चिंतित नहीं करेंगे, मैं एक एक चीज़ और जिलों के आधार पर भी बताऊंगा। तो इसके बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति मैंने कहा है, ठीक है, शक्ति, शक्ति के बाद ये रायगढ़। क्लियर है। रायगढ़ के बाद आपका सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है, तो सारंगढ़ आप भिलाईगढ़। परफेक्ट। तो इस प्रकार ये 11 जिलों से इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा।
अब महानदी के बारे में और क्या देखा जा सकता है, एक एक करके देखेंगे। तो महानदी की टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 858 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है जहां से निकल रही है, और लास्ट तक जहां भी जा रही है कटक तक इसकी 858, ठीक है 28 तो नहीं बोला ना, 858 किलोमीटर लंबाई है। अब इसकी छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई, क्योंकि ये उड़ीसा में भी जाके बहा रही है, ठीक है वहां तक की 858, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 286 किलोमीटर। अब जब ये ऐसे बह रही है तो इसके तट पे कौन कौन से शहर आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन का विषय बनता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हुई, तो आगे मैं इसको और लिखने की कोशिश करूँ। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको नोट कर लिए होंगे, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें कवर होंगी। बस आप थोड़ा संयम बनाए रखेंगे, एक एक करके समझते हुए देखेंगे। अब इसके बारे में शहर की बात करें कि कौन कौन से शहर या फिर स्थल इसके आसपास या फिर इसके तट पर स्थित है, तो आप गरियाबंद से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बारे में गरियाबंद में है आपका, ठीक है राजिम हो जाएगा। उसके बाद आपका सिरपुर हो जाएगा, सिरपुर आपका महासमुंद का हो जाएगा, तो राजिम महासमुंद, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ इसके बारे में चल दें तो इसके बारे में हो जाएगा बलौदाबाजार के एक ले लें तो पलारी, परफेक्ट है। रायपुर का आरंग, ठीक है, रायपुर का चंपारण, क्लियर है, रायपुर का चंपारण। तो राजिम, गरियाबंद, सिरपुर, महासमुंद, पलारी, बलौदाबाजार, ठीक है। हालांकि रायपुर वाला पहले लिखना था, पलारी बलौदाबाजार है। उसके बाद आरंग और चंपारण दोनों रायपुर, क्लियर है। उसके बाद आप शिवरी नारायण ले सकते हो, शिवरी नारायण, चंद्रपुर भी ले सकते हो, ठीक है। तो शिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा में है, और चंद्रपुर आपका नया जिला बना है अभी, शक्ति इसके अंतर्गत ये आ जाता है। तो ये आपके शहर के बारे में हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो हमने अब तक क्या देखा, इसके बारे में उद्गम देखा है, विसर्जन देख लिया है, इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में देख लिया, टोटल लंबाई देख ली है, छत्तीसगढ़ में लंबाई देख ली है, आपको याद हो तो। उसके बाद हमने शहर के बारे में, इसके बारे में पढ़ा है। अब इसकी स्पेसिफिक चीज़ पे चलते हैं, महानदी के बारे में कुछ विशेष करके लिखेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसके बारे में, इसमें परियोजना कौन कौन से चलाई जा रही हैं, इसमें बैराज कौन कौन से हैं, और इसके बारे में और कुछ विशेष बातें कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देखने की कोशिश करें। अब विशेष करके पॉइंट डालेंगे, क्लियर है। अभी हम लोग महानदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, विशेष करके पॉइंट डालेंगे जहां पे सबसे पहले रहेगा आपका परियोजना देखेंगे। तो 3 परियोजना आपको याद रखना होगा, परफेक्ट। 3 परियोजना के बारे में आपको याद रखना होगा। पहला रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रविशंकर जलाशय, ठीक है, आपका रविशंकर जलाशय, इसको गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो रविशंकर जलाशय आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका धमतरी में हो जाएगा। एक चीज देखेंगे, आपको पता भी होगा, रुद्री पिकअप वियर, ठीक है, रुद्री पिकअप वियर, क्लियर है। ये भी आपका धमतरी में हो जाता है, इसको नोट करेंगे। तीसरा चीज इसके बारे में देखेंगे, दुधवा जलाशय, ये आपका कांकेर हो जाएगा। तो ये 3 आपके परियोजना के बारे में जानना है। विशेष के पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, विशेष में दूसरा पॉइंट आपका रहेगा बैराज। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, धमतरी के अंतर्गत ही महानदी पे रविशंकर जलाशय है जो कि गंगरेल बांध है, महानदी पे ही रुद्री पिकअप वियर, परफेक्ट है, धमतरी में ही है, ठीक है। उसके बाद महानदी पे ही, और महानदी पे ही दुधवा आपका जलाशय है कांकेर में, क्लियर। बैराज की हम बात करते हैं कि बैराज में आपको कम से कम 5 से 6 बैराज के बारे में जानना होगा, ठीक है। एक तो आप समोदा लिख लो, समोदा बैराज, ये आपका रायपुर में है। उसके बाद देखेंगे मिरौनी, पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको बताऊंगा। मिरौनी, साराडीह, शिवरी नारायण, ठीक है, कलमा और बसंतपुर, ठीक, बसंतपुर। ये 6, इवन 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके बैराज को याद रखना होगा। सबसे पहले हमने परियोजना 3 याद रखना है, बैराज के बारे में 6 आपको याद रखना है। पहला समोदा बैराज आपका रायपुर में हो जाएगा। मिरौनी, साराडीह, शिवरी नारायण, कलमा, बसंतपुर, ये सभी जांजगीर चांपा में है, परफेक्ट है। 1 2 3 4 5 ये सभी जांजगीर चांपा में है। मैं बता दूं आपको, इसको आपको याद रखना है। तो इतने चीज़ आपको विशेष के तौर पे 2 ही चीज़ देखना है, परियोजना और फिर बैराज। इसके बारे में और चीज़ बहुत कुछ है, आपको याद हो तो त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम को मैं चाहता हूँ जब हम लोग सहायक नदी के बारे में बात करेंगे, महानदी की सहायक नदियाँ हैं, तब मैं बताऊँ, क्योंकि 3 ही त्रिवेणी संगम है, आपको पता है। एक शिवरी नारायण में है, ठीक है, जहाँ पे महानदी शिवनाथ
नदी और फिर जोक नदी का सम्मिलन है तीनों का। उसके बाद राजिम में है पैरी सोंडर और महानदी का। ऐसे करके मैं त्रिवेणी संगम को सहायक नदी पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। परफेक्ट, तो उसको छोड़िए। अब इसके आगे और देखिए महानदी के बारे में विशेष बात, तो महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसको आप एक एक करके नोट करेंगे। इसकी कुल लंबाई तो बताने की जरूरत नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि महानदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। परफेक्ट है, तो महानदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कहाँ है, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ से निकल के जा रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे लंबी नदी हो जाएगी। लेकिन दूसरी लंबी नदी बहाव की, मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है, क्योंकि शिवनाथ की लंबाई जो है 290 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में। यानी कि शिवनाथ है वो छत्तीसगढ़ में, शिवनाथ की लंबाई 290 किलोमीटर है। लेकिन महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई आपको पता होगा 286 किलोमीटर है। क्लियर है, तो इसलिए सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो शिवनाथ। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, आपकी महानदी। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो महानदी है। तो दो चीज़ों पे आपको बस शब्दों का खेल है। अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछे तो महानदी, क्लियर है। अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो शिवनाथ, क्लियर। अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी पूछे तो फिर आपका महानदी फिर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो फिर अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुई हैं दो चीज़ें। इसके आगे देखेंगे केशकाल घाट। ठीक, केशकाल घाट, कुछ चीज़ें आप देख के रखेंगे। केशकाल घाट के बारे में पढ़ना है, सड़क पुल हमें अभी देख लेना है। आप छोटी छोटी इसको टॉपिक बनाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें आसानी होंगी। केशकाल घाट के बारे में सड़क पुल हो जाएगा, हीराकुंड बांध आपको पता हो, हीराकुंड बांध, ये तीनों को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। केशकाल घाट जैसे कि आपको पता है, ठीक है, कोंडागांव के अंतर्गत ये केशकाल घाट है। ठीक, ये आपका केशकाल घाट है। फॉर एग्जांपल इंद्रावती नदी इधर से जाती है, क्लियर है। अब ज़्यादा गोदागादी भी नहीं कर रहे हैं, मिटाना भी पड़ेगा। इंद्रावती नदी इधर से जाती है, तो केशकाल घाट जो है, ठीक है, इट इज़ एक्ट लाइक अ वाटर डिवाइडर बिटवीन महानदी एंड इंद्रावती रिवर। परफेक्ट है, तो ये जो है वाटर डिवाइड, इट मीन जल विभाजक के समान पे भूमिका निभाती है। तो ये जल विभाजक है केशकाल घाट, ठीक है, जल विभाजक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि केशकाल घाट महानदी और फिर इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। क्लियर है। दूसरी चीज मैंने सड़क पुल कहा है, तो महानदी पर, ठीक है, सड़क पुल कहा है, तो जो प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बना है रायगढ़ जिले में, महानदी पर ही बना है, तो इसको लिखेंगे सड़क पुल रायगढ़ जिले में बना है। ठीक है, महानदी पर ही बना है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है। क्लियर है। तो ये कहाँ, ये किसको किसको जोड़ा है, तो ये रायगढ़ जिले में आप जाएंगे तो यहाँ पे सड़क पुल बना है। ठीक, अलग कलर में बताऊँ, महानदी पर ही पुल बना है। ठीक, सड़क पुल बना है। अरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कि रायगढ़ जिले के किस किस गांव को देखेंगे, एक नदी गांव हो गया, ठीक है, नदी गांव, रायगढ़ जिले के नदी गांव, ये गांव का नाम है नदी गांव, और सूरतगढ़ गांव, ये दोनों को जोड़ती है। तो आपका सड़क पुल वाला भी काम खत्म हो गया। अब बचता है हीराकुंड बांध। तो इसी पर ही जो कटक के जो आपका हीराकुंड बांध है उड़ीसा में है। परफेक्ट, उड़ीसा में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। क्लियर है, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, जो कि देश का सबसे बड़ा बांध है। क्लियर, तो देश का सबसे बड़ा बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड, उसका नाम हीराकुंड बांध है, और ये 48 में बनना स्टार्ट हुआ था और बन के 58 में, ठीक है, तो 1948 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1958 में बनकर तैयार हुआ है। परफेक्ट, तो इतनी चीज़ें शुरुआत लेवल पे आपको जानना होगा। एक और है सस्पेंशन ब्रिज, जिसके आगे लिखेंगे एक और मिलता है। मैं बहुत एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ पे अवगत कराना और क्या क्या हो सकती हैं। परफेक्ट, ये करंट से भी जोड़ के है, करंट जिले से भी जोड़ के, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब देखेंगे इसके बारे में, मैंने कहा सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, मतलब क्लास तेज तो नहीं हो रही है, अब आपको मैं समझाने की उसमें फिर स्पीड बोलने लग जाता हूँ। देखेंगे सस्पेंशन ब्रिज, परफेक्ट है, ये आपके राजिम में है। क्लियर, हमने गरियाबंद की बात करी है, तो राजिम में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके लक्ष्मण झूला भी बोला जाता है, तो ये भी आपका महानदी में स्थित है।
इसके बाद अब इसके बारे में और कुछ बात करें तो इसके बारे में अब सहायक नदियों पे बात होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। महानदी के बारे में एक एक चीज़ पे हमने बात करी है। त्रिवेणी संगम पे मुझे अभी और बात करनी है, जो कि मैं सहायक नदियों के साथ में उसको अच्छे से बताऊँगा। एक चीज़ और है इसमें, महानदी और शिवनाथ दोआब। आपको पता है इसके पहले हमने पढ़ा है, दोआब के बारे में पढ़ा है, शिवनाथ पार मैदान, जब मैदान वाला जब हमने पढ़ा है कि शिवनाथ पार मैदान, शिवनाथ महानदी दोआब और फिर महानदी पार मैदान। उस टाइम हमने कहा है कि जब शिवनाथ नदी इधर से जाती है, क्लियर है, इधर से जाके मिल रही है, तो ये दोनों का क्षेत्र दोआब कहलाता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्लियर है? तो शिवनाथ और महानदी दोनों के बीच का क्षेत्र शिवनाथ महानदी दोआब कहलाता है। तो ये दोनों जो है आपको पता हो रायपुर, इसको नोट करेंगे, रायपुर दुर्ग ये जिले में विस्तृत है। क्लियर है? मुख्य तौर पे तो इतनी चीज़ों पे आपकी बात हो चुकी होंगी। मैं इसको मिटा दूं क्योंकि यहाँ पे मुझे और अच्छे से बताना है आपको। क्लियर? इतनी चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब इसकी सहायक नदियों पे हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जाने बिना तो अधूरा हो जाता है। और सहायक नदियों में भी शिवनाथ नदी जब आती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आज हम उसी को डील करने वाले हैं। तो शायद क्लास अच्छी खासी लंबी हो सकती है, तो खैर कोई नहीं, हमें तो चीज़ें समझनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मैटर नहीं करता है। अब देखेंगे सहायक नदियों के बारे में। परफेक्ट है? महानदी की सहायक नदी, एक एक सब टॉपिक्स करके आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपसे छूटे ना, अच्छे से समझ आ जाए। सहायक नदियों के बारे में मैं बताऊँ इससे पहले कुछ समझाना चाहूँ मैं आपको, जैसा कि अलग समझे, मैप से बाहर समझे तो ज़्यादा आसानी होंगी चीज़ें। यहाँ पे मैं तो बता सकता हूँ कि इधर से सहायक नदी इसकी ऐसी जाती है, तो इसको दो प्रकार से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम लोग सीधा बनाने की कोशिश करें। क्लियर है? ये आपकी पहाड़ी है, सियावा पर्वत, यहाँ से आपकी निकल रही है महानदी। ठीक है? इसी को हम लोग सीधा कर रहे हैं ताकि चीज़ें आसानी होंगी। अब यहाँ पे देखा जाता है सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी, ये महानदी है। ठीक है? ये मेन रिवर है आपका। क्लियर? ये आपका मेन रिवर है, जैसे कि आपको पता है। तो महानदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलकर आ रही हैं, वही उनकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो इसमें सहायक नदियाँ मिलेंगी तभी तो अपोहा तंत्र बनेगा। तो महानदी के बारे में तो इतनी सारे हमने अभी जानकारी इकट्ठा करी है। तो अब इसके सहायक नदी देखेंगे, तो सहायक नदी में दो चीज़ को गौर किया जाता है, फिर दो चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। इसके उत्तर की सहायक नदियाँ क्या होंगी और इसके दक्षिण की सहायक नदियाँ क्या होंगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि महानदी है, इसके इस पार वाले क्षेत्र में जितने भी नदियाँ हैं ये उत्तर की नदियाँ कहलाएंगी, और इसके जो इस पार वाले क्षेत्र में नीचे की तरफ है, ठीक है, इसको इसकी दक्षिण की सहायक नदियाँ कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे कि ये महानदी है, इसके उत्तर से कौन कौन सी नदी आ रही है तो आप देखेंगे। ठीक है? यहाँ से इसको अलग कलर में करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आपको शिवनाथ नदी पता है, शिवनाथ नदी जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकल के, परफेक्ट है, यहाँ पे मिल जाती है शिवजी नारायण में। क्लियर? तो शिवनाथ नदी है, उत्तर की सहायक नदी पहला शिवनाथ नदी। उसके बाद देखेंगे, क्लियर है, इसको मैं मिटा दूँ आपको समझ में अच्छे से ताकि आ जाए। ठीक है? ये शिवनाथ नदी है, इधर से आपका हसदेव आएगा, परफेक्ट है, हसदेव आएगा। उसके बाद बोरई, परफेक्ट, एक एक चीज़ मैं लिखूंगा। ये आपका शिवनाथ नदी है, उत्तर की नदियों को हम लोग बात करें, शिवनाथ नदी, इसके बाद लिखेंगे, पहले समझिए आप लोग, शिवनाथ नदी है, उसके बाद आपका हो जाएगा हसदेव। कुछ इसी तरह से यहाँ पे हैं, परफेक्ट, हसदेव, बोरई, बोरई नदी आ जाएगी, फिर आपका मांड, केलो और ईब। ईब एक बार सुन लीजिए मैं कौन कौन सी नदी कहा है। मैंने कहा है जो शिवनाथ नदी है, हसदेव, ठीक है, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, ये इसकी उत्तर की सहायक नदियां हैं। परफेक्ट है? इसकी उत्तर की सहायक नदी है। अब सवाल उठता है कि दक्षिण की सहायक नदियां कौन सी होंगी। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, दूध नदी ऐसे मिलती है यहाँ पे, ये आपका दूध नदी है जो कि मलांज कुंडम कांकेर से निकलती है। ये इधर से मिल रही है, लेकिन इसको दक्षिण नदी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नीचे में है और शिवनाथ नदी यहाँ से जाके यहाँ मिल रही है। परफेक्ट है? क्योंकि ये ऊपर में मिल रही है इसलिए इसे उत्तर की नदी में लिया जाता है। तो दूध नदी यहाँ मिल रही है तो इसको दक्षिण की नदी लेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से है उसको भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब देखेंगे धमतरी से निकल के आएगी सिलियारी नदी, ठीक है, सिलियारी नदी यहाँ पे आके मिलेंगी। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे तो पैरी नदी आएंगी, परफेक्ट, आपकी गरिया बंद, ठीक है, पैरी नदी आएंगी, पैरी नदी से मिलेंगी एक सोंढूर, ठीक है, और इसी प्रकार पैरी, इसमें मैं यहीं पे त्रिवेणी संगम में बताऊंगा, पहले एक बार देख लें। तो यहाँ पे मैंने कहा है ये दूध नदी आपके दक्षिण वाला है,
अगर इसको ऐसे इसको देखें, दूध नदी दक्षिण वाला है तो दूध नदी सिल्यारी नदी ऐसे मिल रही है, जो कि धमतरी यहीं पे मिलाएंगे। पहले इसको पहले देख लो, सिल्यारी नदी यहाँ पे मिल रही है, सोंडूर पैरी, तो पैरी पहले जाके मिल रही है महानदी में, सोंडूर पैरी में जाके मिल रही है। ये सहायक नदियाँ हैं कौन से, दक्षिण की। इसके बाद देखेंगे जोंक नदी आपकी, ठीक है, जोंक नदी भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ये जोंक नदी और इधर, ठीक है, लात, ठीक है, जोंक नदी यहाँ पे आएंगी इवन, ये जोंक नदी और यहाँ पे आपका लात नदी आएगी। परफेक्ट है। इसके बाद सूखा नदी आके मिलेगी और सूखा की सहायक नदी हो जाएगी आपकी कोडार। ठीक, तो मैंने कौन कौन से कहा इसको देखेंगे। ये आपका सूखा नदी हो जाएगा, सूखा नदी हो जाएगी। परफेक्ट है। सूखा नदी में आके एक नदी और मिलती है जिसे कोडार कहते हैं। कोडार नदी आके सूखा नदी मिल जा रही, ये दक्षिण की सहायक नदी, एक एक करके अभी लिखेंगे। उसके बाद ये आपके जोंक नदी है, ठीक है, ये आपका जोंक नदी है, ये बाहर से ही आ रही है। उसके बाद ये आपका, ठीक है, मांड के बाद ये लात है, ये महासमुंद से निकल रही है। अब देखेंगे इसको एक एक करके हम लोग लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसको लिखें यहाँ पे। सहायक नदी बात कर रहे हैं, महानदी की सहायक नदी बात कर रहे हैं। इसके उत्तर की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन से, शिवनाथ, ठीक है, हसदेव, ठीक, उसके बाद बोरई, उसके बाद आपका मांड हो जाएगा, उसके बाद केलो। परफेक्ट है। फिर ईब, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन के लिख सकते हैं। उसके बाद महानदी की दक्षिण की नदियाँ हो जाएंगी, दूध नदी, उसके बाद आप खुद बता सकते हो सिलियारी। परफेक्ट है। फिर सोंढूर, उसके बाद आप बता सकते हो पैरी, उसके बाद आपका सूखा, फिर कोडार, उसके बाद जोंक। परफेक्ट है। फिर आपका लात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके उत्तर की सहायक नदी कौन सी है। महानदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आपको ज्ञात हो, ठीक है, महानदी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसकी दक्षिण की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अब बताओ, इतने चीज़ को मैप में मैं जिलों के साथ बताऊं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है थोड़ा सा अलग पढ़ने की कोशिश हम लोग करें। इसलिए मैंने ये सोचा है कि आज या फिर कभी भी हम लोग जब पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ फिट ना करके सबसे पहले जैसे कि हमें पढ़ना होगा इसके बारे में, अब हमें पढ़ना होगा या तो शिवनाथ नदी से स्टार्ट करें या फिर ईब नदी से स्टार्ट करें, किसी से भी नदी से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें तो अल्टीमेट पढ़ना है। या फिर हम लोग दक्षिण की नदियों को पढ़ना स्टार्ट करें, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से दक्षिण की उत्तर की नदियों से स्टार्ट करते हैं। तो शिवनाथ नदी आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि शिवनाथ नदी के बारे में एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे हमने महानदी के बारे में देखा है, अब शिवनाथ नदी के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शिवनाथ की सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है उत्तर की। परफेक्ट। तो इसके बारे में एक एक चीज़ देखना होगा, उद्गम देखना होगा, इसकी विसर्जन देखना होगा, लंबाई देखनी होगी, तटीय शहर देखना होगा, इसका प्रवाह क्षेत्र देखना होगा। इसी प्रकार इसकी सहायक अपनी है। परफेक्ट है। अब इसमें मैं एक बार समराइज के लिए आपको बता दूं, ठीक है, छोड़ो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, फिर भी सुन लो। आमनेर है, हाप है, मनियारी, अरपा, लीलागर, इसकी उत्तर की सहायक नदियाँ हैं। फिर इसकी दक्षिण की सहायक नदियाँ आ जाएंगी, तांदुला आ जाएगी। परफेक्ट है, तांदुला आ जाएगी। फिर खरखरा, खारून, जमुनिया, अब उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा फंसने का थोड़ा सा विषय है, इसमें फंस सकते हैं, इसलिए एक एक करके हम लोग चीज़ें आसान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे फिट करनी है। तो यहाँ फिट करके हमें जिले ही देखनी है। तो हम लोग जब स्टार्ट इससे कर रहे हैं तो इसके बारे में एक एक जिला हम लोग देख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस टाइप से हम इसको डील करने की कोशिश करें तो आपके लिए भी आसानी होंगी, मुझे भी पढ़ाने में आसानी होंगी। यहाँ भी मैं बता सकता था, जैसे कि आपको सिलियारी है, धमतरी से निकल के धमतरी में मिल जा रही है, पैरी है आपको गरियाबंद से निकल रही है, लेकिन गरियाबंद में ही मिल जा रही है। यहाँ भी मैं बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में पढ़ने की कोशिश करें। चीज़ें को आसानी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तोड़ के पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिवनाथ नदी के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया है उत्तर की नदियाँ कौन सी है, दक्षिण की नदियाँ कौन कौन सी है। ये महानदी है। परफेक्ट है। और यही इसीलिए तो इसका नाम ही अपोहा तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, इसको जाल बोला जाता है। परफेक्ट है। तो इसके बारे में हमें शिवनाथ नदी के बारे में अब स्टार्ट करना है। तो चीज़ें आप एक एक करके लिख रहे होंगे तो सिक्वेंसली मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको एक एक सीक्वेंस में ही पढ़ाया जा रहा है, इससे आप इधर उधर बहकेंगे भी नहीं पढ़ते समय और आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा। और इधर उधर अलग अलग लिखेंगे, सीक्वेंस को तोड़ेंगे तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब शिवनाथ नदी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिवनाथ नदी देखेंगे, शिवनाथ नदी का उद्गम आपका गढ़चिरौली से हुआ है। परफेक्ट। तो हम लोग आपका हेडिंग रहेगा शिवनाथ नदी। परफेक्ट है। तो महानदी के सहायक नदियों पर बात कर रहे हैं। महानदी की सहायक नदी में पहला है शिवनाथ नदी, इसके बारे में हमें पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शिवनाथ नदी को देखें, क्लियर है। इसको मैं मिटा दूँ, फिर से बना लेता हूँ, स्ट्रेट में थोड़ा बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी होंगी, ठीक है।
यहाँ पे हम शिवनाथ नदी को देखें एक बार, ठीक, क्योंकि समझते हुए पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आपको चीज़ें पढ़ने में आसानी हो सकती है। ठीक, जैसा कि देखें शिवनाथ नदी जो है, क्लियर, महाराष्ट्र से आती हैं। पहली चीज़ तो यही है, शिवनाथ नदी महाराष्ट्र से आती हैं, परफेक्ट है, महाराष्ट्र से आती हैं और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से इंटर मारती हैं ये, क्लियर है। उसके बाद ये राजनांदगांव चल देती हैं, फिर ये दुर्ग जाएंगी, बालोद नहीं जाती, दुर्ग जाती हैं, फिर बेमेतरा, बेमेतरा के बाद ये मुंगेली, फिर बिलासपुर, फिर बलौदा बाज़ार आके आपका जो है जांजगीर चांपा में चली जाती हैं। उसके बाद ये जांजगीर चांपा, मैंने कहा ना कि इधर से अब महानदी जाएगी, तो ये जांजगीर चांपा महानदी से मिलती है। इसको रा डायग्राम से और समझाऊंगा, चलो इसको हम लोग महानदी मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो महानदी जब ऐसे जा रही, महानदी के बारे में एक एक चीज़ तो हमने देख लिया है, कहाँ से निकल रही है, किस किस जिलों से जा रही है, तो इसको रा डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट है। इसलिए पहले मैं एक एक चीज़ करके पढ़ाया। अब शिवनाथ नदी जब इधर से जा रही है तो ये इसी प्रकार से, इसके प्रवाह क्षेत्र हम देखेंगे तो ये आपका गढ़चिरौली से निकलेगी महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र से आ रही तो छत्तीसगढ़ में इंटर कहाँ पे मार रही है, तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से मारती है। इससे पहले राजनांदगांव लिया जाता था, चूंकि अब राजनांदगांव टूट गया है 2 भागों में, ठीक है, इवन 3 भागों में, तो नीचे वाला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, तो यहाँ से इंटर कर रही है। अब यहाँ से जब ये इंटर करती है, परफेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका राजनांदगांव चल देती है। उसके बाद कौन कौन से जिले जाती है, ठीक, इसको देखेंगे। दुर्ग जाएगी, दुर्ग के बाद बेमेतरा जाती है, बेमेतरा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये नीचे फिर बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा जाती है और महानदी में विलीन हो जाती है। अब इसके बारे में एक एक चीज़ देखना होगा। इसके बारे में फिर 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई हो जाएगी। प्रवाह क्षेत्र इन 8 जिलों से, इवन 8 ही जिला है, 8 जिले के बारे में हमें देखना होगा कि वो कौन कौन से जिले हैं। जैसे महानदी के बारे में पढ़े हैं, सेम एज इट इज़ अब शिवनाथ नदी के बारे में हमें पढ़ना है, तो आपको अब आसानी होगी क्योंकि एक बार समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखेंगे इसका उद्गम, आप खुद ही बता सकते हो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, गढ़चिरौली, ठीक है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, ठीक। अब इसका विसर्जन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, विसर्जन आप बोलोगे तो विसर्जन आपका शिवरी नारायण में होता है, क्लियर है। शिवरी नारायण कहाँ पड़ रहा है, शिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा। तो ये देखेंगे ये आपका गढ़चिरौली है, गढ़चिरौली से इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद जो है ये आपका शिवरी नारायण में जाके मिल जा रही है, कहाँ पे, जांजगीर चांपा में, क्लियर। अब इसका प्रवाह क्षेत्र आपको देखना है। प्रवाह क्षेत्र मतलब कौन कौन से जिले से टच होकर जा रही है, एक बार मैं यहाँ पे और बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ से जब निकल रही है तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, परफेक्ट है, यहाँ पे टच हो रही है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जा रही है। इसको ऐसी बनाने की कोशिश करें तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी नोट करेंगे। सेकंड आपका ये आपका राजनांदगांव हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद ये कहाँ पे चल देगा, आपको पता हो तो ये आपका दुर्ग हो जाता है, क्लियर। नीचे में बालोद है, बालोद नहीं जा रही है, ये दुर्ग में चल देगा, ठीक है। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बाद राजनांदगांव, फिर ये आपका दुर्ग हो जाएगा। दुर्ग के बाद देखेंगे बेमेतरा, यहीं पे बेमेतरा, इधर तो कवर्धा है, ठीक है। तो मैं एक एक जिले को बनाते चलूँ तो यही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपका बेमेतरा चल देगा, फिर आपको पता हो यहाँ पे मुंगेली, फिर ये बिलासपुर वाला टच हो जाएगा, क्लियर है। तो मुंगेली और आपका बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये आपको बलौदा बाज़ार वाला एरिया है, ठीक है, ये आपको बलौदा बाज़ार वाला एरिया है। बलौदा बाज़ार के बाद, ठीक है, ये आपका जांजगीर चांपा वाला एरिया है। इसको रफ डायग्राम से एक बार बनाएं तो एरिया तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि जिले हमने बहुत अच्छे से करी है। इसको जिलों में भी एक बार मैं बता दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आगे हमें सहायक नदियाँ पढ़नी है तो जिले एक बार बनाना ही पड़ेगा, क्लियर। तो देखेंगे कितने जिलों से होकर जा रही है। पहला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, दूसरा आपका राजनांदगांव, ठीक है, राजस्थान बोल रहा था, राजनांदगांव। उसके बाद देखेंगे आपका दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद आपका बिलासपुर, परफेक्ट है, बीएसपी है, बिलासपुर है। उसके बाद मैंने कहा है बलौदा बाज़ार, उसके बाद जांजगीर चांपा। 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिलों से होकर ये गुजरती है, क्लियर है। अब इसकी लंबाई देखें, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, क्लियर है, क्योंकि 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। इसको विशेष में मैं और लिखाऊंगा। तो 290 किलोमीटर है, परफेक्ट है। अब इसके तटीय शहर को ध्यान में दिया जाता है, ठीक है, मतलब इसके तट पे कौन कौन से शहर है। तो पहला आप देखेंगे दुर्ग और राजनांदगांव था, तो राजनांदगांव लिखेंगे पहला, ठीक है, राजनांदगांव, दुर्ग हो जाएगा, एक एक करके लिखेंगे। राजनांदगांव,
आपका दुर्ग, परफेक्ट है, दुर्ग हो जाएगा। बेमेतरा का नांद घाट, जब बेमेतरा जाएंगे तो बेमेतरा का नांद घाट, परफेक्ट है, ये आपका दुर्ग, फिर बेमेतरा, बेमेतरा का नांद घाट, नांद घाट हो जाएगा, आपका दुर्ग हो जाएगा राजनांदगांव। तो राजनांदगांव, दुर्ग, नांद घाट जो कि बेमेतरा का है। मुंगेली का मत्कू द्वीप भी इसके सामने इसके तट पे है, मत्कू द्वीप, आपको पता है मत्कू द्वीप, मुंगेली का मत्कू द्वीप हो जाएगा, परफेक्ट है। बस इतनी चीज़ों पे आप इस पे, और बलौदा बाजार का सोमनाथ भी है, बलौदा बाजार भी जा रही है सोमनाथ, ठीक। तो बलौदा बाजार के सोमनाथ में भी, सोमनाथ भी इसके तट पर आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका तटीय शहर के बारे में हो गया। अब इसके आगे हम लोग एक एक चीज़ और बात करते हैं, इसके बारे में विशेष करके आप पॉइंट डालेंगे, विशेष के तौर पे देखने की कोशिश करें। सेम एज इट इज़ महानदी जैसे हमने पढ़ा है, उसके बारे में जो जो चीज़ों पे हमने चर्चा की है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको इसके बारे में भी देखना है। फिर इसके सहायक नदी पे जाएंगे, फिर सहायक नदियों को ख़त्म करने के बाद आपका सिर्फ एक शिवनाथ नदी खत्म होगा महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सहायक नदियों में, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग चलें तो विशेष करके आप लिखेंगे, इसके बारे में विशेष क्या क्या है उसको हम लोग देखने की कोशिश करें। विशेष में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके जो है एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बैराज के बारे में, कौन कौन से बैराज उसको देखेंगे। तो आप लिखेंगे रूसेधारा, ठीक है, मोंगरा, रूसेधारा, मोंगरा, ठीक है, मरोदा और खपरी, ठीक, खपरी। तो रूसेधारा, मोंगरा बैराज, मरोदा बैराज, रूसेधारा बैराज है, फिर खपरी बैराज। ये कहाँ पे, पहला पॉइंट विशेष में है, शिवनाथ नदी पर स्थित है, परफेक्ट, शिवनाथ नदी पर इतने बैराज हैं। अब इसके आगे सवाल उठता है कि शिवनाथ नदी, ठीक है, इसके और कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें ये सोच सोच के ही बताया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे शिवनाथ नदी क्या है, महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, महानदी की सबसे प्रमुख, ठीक है, प्रमुख सहायक नदी है, या फिर सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है, कौन, शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, परफेक्ट है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 290 किलोमीटर है इसका, ठीक, 90 किलोमीटर है। एक चीज़ आपने और देखा है कि शिवनाथ नदी जो है, ठीक, इसका विसर्जन तो हमें बता दिया है कि शिवनाथ नदी, इसमें देखा जाता है कि शिवनाथ नदी और फिर महानदी दोआब, इसको पहले भी मैंने बताया है, शिवनाथ नदी और महानदी दोआब। तो शिवनाथ, ठीक है, और महानदी दोआब, महानदी दोआब ये रायपुर दुर्ग जिले में विस्तृत है, इसको तो मैंने बता दिया है, क्लियर। बस अब इतनी चीज़ों पे बात करने के बाद इसके सहायक नदियों पे अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके सहायक नदी को भी हम लोग रॉ डायग्राम में पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको जिलों में एक एक करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शिवनाथ नदी की जितने भी नदियाँ हैं उसको जिलों के तौर पर पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हसदेव नदी को वैसे पढ़ेंगे, अब टाइम के अनुसार क्लासेस को ले लेंगे, भले 2-3 क्लास लग जाए, लेकिन अच्छे से इसको समझेंगे। अब शिवनाथ नदी की सहायक नदी देखेंगे तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं उसको देखने की कोशिश करें। तो सेम महानदी की जैसे शिवनाथ नदी की सहायक नदी को हमें बांटना है, और हम लोग अभी महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, इसको नहीं भूलेंगे। लास्ट में मैं फॉर्मेटिंग करके आपको बताऊँगा कि किस टाइप से पढ़ रहे हैं, ताकि उससे और चीज़ें आसानी होंगी, और आप फॉर्मेट को याद रखेंगे तो कैसे पढ़ा गया है ये आपको समझने में भी आसानी होंगी, ठीक। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदियों पर हम लोग बात करें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा है ये शिवनाथ नदी ऐसी ही जा रही है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे जो है मिल जा रही है किससे, महानदी से। ये आपका सियाओ पर्वत है, और ये आपका उड़ीसा का कटक है, जहाँ पे महानदी जाके गिर रही है, यही बात करी है हमने। और ये आपका गढ़चिरौली है महाराष्ट्र का, जहाँ से शिवनाथ नदी निकल रही है, ठीक है। और ये आपका जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण है, जहाँ पे शिवनाथ नदी महानदी से जाके मिल रही है। ये रफ डायग्राम है और इसी से ज़्यादा समझ आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सहायक नदी कैसी होंगी, इसको मैं जिलों में बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, एक बार इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश हम लोग करें। देखेंगे इसकी सहायक नदी में आमनेर जो है आपके, ठीक है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, आपका एक जिला है खैरागढ़ छुईखदान गंडई से निकलेगी और दुर्ग में जाके, ठीक है, इसको अब ऐसा नहीं लिखेंगे पर अब देख ले, दुर्ग में जाके मिल जाती है शिवनाथ से। उसी प्रकार आपका कवर्धा से निकलती है, कांदावानी पहाड़ी से एक नदी निकलती है हाप, और ये जो है आपको बेमेतरा में जाके मिल जाती है शिवनाथ से। इसी प्रकार मुंगेली से निकलती है मनियारी और बिलासपुर में जाके मिल जाती है शिवनाथ से, ठीक है, क्योंकि बिलासपुर में बह रही है, आगे भी मैं बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे इसके बाद अरपा नदी निकलती है खोंडरी खोंगसरा से, और ये बलौदा बाजार में जाके मिल जाती है शिवनाथ से।
उसके बाद लीलागर निकलती है आपके कोरबा से निकलती है, मैं इसको बताऊंगा, फिलहाल आप एक दिमाग में बिठा कर रखेंगे। कोरबा से निकलेगी और बिलासपुर होते हुए फिर ये जांजगीर चांपा में जाके शिवनाथ से मिल जाएंगे। क्लियर है। ये हो गई इसकी कौन सी नदियाँ, शिवनाथ की उत्तर की नदियाँ, ठीक है, तो उत्तर की नदियाँ शिवनाथ की। अब इसको हम लोग लिखने की कोशिश करें। शिवनाथ की उत्तर नदियों में सबसे पहले आपका आमनेर लिखेंगे, आमनेर। दूसरा है आपका हाप। तीसरा है आपका ये कौन सा हो जाएगा, मनियारी। परफेक्ट है, तीसरा मनियारी है। चौथा में हमने कहा है अरपा। पांचवा हमने कहा है लीलागर। लीलागर ही कहा था इसको मैंने, लीलागर नहीं बोला होगा तो आप सुन के लिखेंगे। तो ये आपका आमनेर हो जाएगा। चलो इसको लिख ही लो, आमनेर, हाप, ठीक है, मनियारी, मनियारी नदी जा रही है इधर से, अरपा, ठीक है, अप्पा हो गया था अरपा, और ये आपका लीलागर हो जाएगा। परफेक्ट है, लीलागर। तो ये नदियाँ आपकी हो जाएंगी उत्तर की नदियाँ। इसी प्रकार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं ना, शिवनाथ नदी पे, शिवनाथ नदी की सहायक नदियों पे बात हो रही है। क्लियर है। इसके उत्तर की नदियाँ हो जाएंगी। अब हमें दक्षिण की नदियाँ सिमिलरली देखना पड़ेगा और सबके बारे में डिटेल भी पढ़ना है, उसके बाद खत्म होंगी। परफेक्ट है। अब दक्षिण की नदियाँ देखें आप, तो दक्षिण में तांदुला कांकेर से निकलेंगी, ठीक है, कांकेर से निकलेंगी और तांदुला जाके मिलेंगी कांकेर से। ये आपका तांदुला, एक तांदुला हो जाएगा। उसके बाद बालोद से निकल के खरखरा, बालोद से ही निकल के आपका, ठीक है, खारून जाएगी जो कि बलौदा बाजार में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी और जाएगी इसमें जो कि जमुनिया है, वो बलौदा बाजार से ही निकल के बलौदा बाजार में ही मिल जाती है। ये फिलहाल इसको बलौदा बाजार मानो तो, है ना, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम तो बना सकते हो, ये सीक्वेंस भी है, या फिर इसको याद करने का तरीका भी अच्छा है, तो रा डायग्राम आपको होना चाहिए। तो मैंने इसको कहा है तांदुला, एक एक करके आप लिखेंगे, तांदुला। परफेक्ट है। इसको, इसके बाद मैंने क्या कहा था, खरखरा, खरखरा नदी, फिर आपका खारून हो जाएगा, ठीक है, खारून हो जाएगा, फिर आपका ये जमुनिया। क्लियर। तो शिवनाथ नदी के बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया है, इसके सहायक नदियों के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इसके सहायक नदियों के बारे में एक एक करके आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर तांदुला, खरखरा, खारून, जमुनिया, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक बार मैप बना लेता हूँ मैं, उसमें आपको डिक्टेट करके बताऊँ, मतलब उसको अंकित करके बताऊँगा, फिर एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाएंगे। इसी को यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जिलों को भी समझने में आसानी होंगी, या फिर ऐसे भी मैं पढ़ा दूँ तो भी सही रहेगा, लेकिन क्योंकि मैप में भी आपको दिखाना ज़रूरी है। परफेक्ट। यहाँ पे मैप में एक बार आप नज़र डालने की कोशिश करें, तो मैंने कहा था, क्लियर है, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे आप, ठीक। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये आपका रहेगा सरगुजा संभाग। परफेक्ट, सरगुजा संभाग यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपका बिलासपुर संभाग आ जाती है, यहाँ पे बिलासपुर संभाग ले लो, कहाँ से ले लोगे आप इसको, ये आपका बिलासपुर संभाग। क्लियर। उसके बाद यहाँ तक आप इसको ले लो, रायपुर संभाग। एक बार जिलों को हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आपको हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई ये। तो आपको पता है ये कवर्धा हो जाएगा। कवर्धा के बाद आपको पता होगा यहाँ पे खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है, फिर आपका राजनांदगांव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राजनांदगांव हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। फिर आपका ये बालूद हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से जाके आपका यहीं पे भी मिला दें इसको, ठीक है। अब डंडी को अभी नहीं देखेंगे कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे टच हो रहा है, एग्जैक्ट भी बन सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदियाँ किस ज़िले में किस टाइप से जाती हैं। परफेक्ट है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करें, ये आपको बलौदा बाज़ार है, आपको पता है बलौदा बाज़ार से फिर इस प्रकार मुंगेली आ जाती है। परफेक्ट। फिर आपका बिलासपुर वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक, एजीपीएम वाला हो जाता है। फिर यहाँ से कोरबा मिटा के मैं बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, क्लियर है, यहाँ पे आपका शक्ति एक बना है, ठीक है, और ये आपको यहाँ से हो जाएगा सारंगढ़, भिलाईगढ़। क्लियर है। फिलहाल के लिए आप इतना याद कर सकते हो। अब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि हम लोग को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हमने कहा है कि शिवनाथ नदी आपकी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से ये यहाँ से एंट्री मार रही है। परफेक्ट है। अब ये यहाँ पे कहाँ पे चल रही है, राजनांदगांव में। राजनांदगांव के बाद ये दुर्ग में जा रही है। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, ये राजनांदगांव जिला है, ये दुर्ग जिला है। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखूंगा तो छोटा है बहुत जगह, आप सुनेंगे। दुर्ग के बाद ये बेमेतरा जाएंगी, बेमेतरा के बाद, ठीक है, ये आपको मुंगेली जाएगी, मुंगेली के बाद ये बिलासपुर जाएंगे, बिलासपुर के बाद ये बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार के बाद ये जांजगीर चांपा जाएंगे, और जांजगीर चांपा में ही इधर शिवनाथ से मिल जाएंगे। ठीक है, शिवनाथ से मैंने मिला के बताया था, इधर से शिवनाथ धमतरी से आती है और यहाँ से जाके मिल जाती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ शिवनाथ नदी के बारे में बात कर रहे हैं,
जिसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते मैं आपको पढ़ाते जाऊँ, इधर एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। ये तो रॉ डायग्राम भी आप बनाएंगे और रॉ डायग्राम से ही ज़्यादा याद होती है। मैं अब फिर आपको बता दूँ, इसमें तो कचड़ा हो जाता है, इसलिए मैं रॉ डायग्राम आपको लेके बताया था। तो पहला नदी आपका था आमनेर, आपको याद होगा, ठीक है। आमनेर के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कुछ चीज़ें भी आपको लिख लूँ, ठीक है। आमनेर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में उद्गम देखना होगा, हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। उद्गम देखना होगा, विसर्जन देखना होगा, प्रवाह क्षेत्र देखना होगा। एक बार इसको बना लेते हैं, इस सभी नदियों में काम आएंगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। प्रवाह क्षेत्र आपके बारे में, इसके बारे में देखना होगा, परफेक्ट है। उद्गम, विसर्जन, प्रवाह क्षेत्र। अब इसके बारे में जो भी विशेष होगा उसको हमें एक एक करके देखना होगा। तो आमनेर नदी देखेंगे, ठीक है। आमनेर नदी देखेंगे, कौन सी इसको कलर में करूँ मैं, क्लियर है। आमनेर नदी एक खैरागढ़ छुईखदान गंडई है। ये तो आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी हो गया, ये राजनांदगांव हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि खैरागढ़ छुईखदान गंडई है। आमनेर नदी यहाँ से निकलेंगी और ये कहाँ पे जाएंगी, दुर्ग में जाके मिल जाते हैं, क्लियर है। तो आमनेर नदी खैरागढ़ छुईखदान गंडई से मिलती है और यहाँ से आपको मैकाल रेंज है, आपको पता है मैकाल रेंज आपको मुंगेली फिर कवर्धा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और थोड़ी सी राजनांदगांव, यहाँ तक आपका मैकाल रेंज है। तो ये मैकाल रेंज से निकल रही है, लेकिन एग्जैक्ट जगह कौन सा है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो इसका उद्गम कौन सा हो जाएगा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, ठीक है। इसको जिले लिखेंगे कौन सा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कोष्टक में लिखेंगे मैकल श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। दोनों आंसर सही होगा। आमनेर का उद्गम कहाँ से हुआ है, मैकल श्रेणी से हुआ है। आमनेर का उद्गम कहाँ से हुआ है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई से हुआ है। अब इसका विसर्जन, ठीक है, कौन सी नदी में जाके मिल रही है, ये आपका शिवनाथ नदी है। तो कौन सी नदी मिल रही है, शिवनाथ में। विसर्जन कहाँ पे, शिवनाथ में। जगह कहाँ पे है, दुर्ग में, क्लियर। तो आमनेर नदी का उद्गम खैरागढ़ छुईखदान गंडई से हो रही है, शिवनाथ में जाके मिल रही है। तो प्रवाह क्षेत्र कितना जिला हो गया उसको आपको देखना है। प्रवाह क्षेत्र में 2 ही जिला हो गया, कौन कौन से, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और कहाँ जाके मिल रहे हैं, दुर्ग में। तो 2 ही जिला है। तो प्रवाह क्षेत्र आपका खैरागढ़ छुईखदान गंडई और आपका दुर्ग हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब विशेष बात हम लोग देखें, ऐसे करके सभी नदियों को पढ़ना है आपको, परफेक्ट है। तो चीज़ें आसानी होती है ऐसे पढ़ने में, और इसको रॉ डायग्राम पढ़ने से और ज़्यादा आसान होती। तो आप देखेंगे प्रवाह क्षेत्र खैरागढ़ छुईखदान गंडई और फिर यहाँ तक। अब विशेष बात इसमें क्या है, इसकी सहायक नदियाँ, एक एक चीज़ को देखना है, इस सीक्वेंस में है। कितने बार सहायक नदियाँ आ गए, हम लोग महानदी से स्टार्ट किए थे, महानदी सभी सहायक नदियों देखे, वहाँ पे निकल के आया शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बारे में देखें, शिवनाथ नदी की सहायक नदी देखे, वहाँ से निकल के आया आमनेर नदी। अब आमनेर नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके भी सहायक नदी निकल के आ रही है। तो सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, पिपरिया, ठीक है, और आपको मुस्का, या फिर इसको मुस्की बोला जाता है, मुस्का या मुस्की है, पिपरिया और मुस्की, ठीक है। तो ये दोनों इसके कौन से हैं, सहायक नदी है, क्लियर। तो देखेंगे खैरागढ़ छुईखदान गंडई में ही है, परफेक्ट है, पिपरिया और फिर मुस्की दोनों। इसको नहीं करेंगे नहीं तो और ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा, बस इतना समझ के रखो। इसके 2 सहायक नदियाँ हैं, पिपरिया जाके मिल रही है और मुस्की भी वहीं जाके मिल रही है। एक खैरागढ़ छुईखदान गंडई में ही किससे मिल रही है, आमनेर से। अब आमनेर की सहायक नदी से मिलेंगी, आमनेर में ही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो जिसके भी सहायक नदी होती है जो वहीं पे जाके मिलती है, इसलिए उसको सहायक नदी कहा जाता है। तो पिपरिया मुस्की इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। आमनेर किसकी सहायक नदी, शिवनाथ की, और शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, महानदी की, क्लियर। तो देखेंगे ये जो है दोनों इसके सहायक नदी हो जाएंगे। अब इसके बारे में एक संगम आपको मिलेगा, चूंकि ये खैरागढ़ में ही जाके मिल रही है, इसको मैं मिटाऊंगा। खैरागढ़ में आपको मुस्की भी आपको पिपरिया भी मिल रही है। तो ये 3 नदी के संगम हो गया, इसको ही त्रिवेणी बोला जाता है। और आपको मैं वहाँ पे एक चीज़ और बताना, त्रिवेणी लास्ट में बताऊंगा, परफेक्ट है, और बताना था आपको महानदी वाला। तो यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम मिल रही है। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी मिल रही है वो देखेंगे। तो आपका आमनेर, परफेक्ट है, आमनेर, आपका पिपरिया और आपका मुस्की, ठीक है। मैं APM लिखा हूँ, आमनेर, पिपरिया, मुस्की। तो ये आपका आमनेर भी है, ये आमनेर नदी बीच से जा रही है, फिर पिपरिया, मुस्की, ये तीनों का त्रिवेणी संगम है। कहाँ पे है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई में। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आमनेर के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करें तो ये चीज़ें जल्दी से समाप्त होंगी, क्योंकि समय पता नहीं मुझे कितनी टाइम हो चुकी है, मैं बस पढ़ाते जा रहा हूँ। आमनेर के बाद अब दूसरी नदी की बारी आती है। आमनेर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी नदी की बारी आती है, आपको याद हो तो दूसरी नदी हमने हाप कहा था, परफेक्ट है, हाप। जो शिवनाथ की दक्षिण नदियों में, यहाँ पे रॉ डायग्राम बनाया था हमने, वहाँ पे दूसरी नदी हाप कहा था। तो हाप आपकी दूसरी नदी है, सच में हाप है ये, हाप आपकी दूसरी नदी है। हाप नदी का उद्गम वहाँ भी मैंने बताया था, उसी प्रकार मैं फिर बता दूँ। एक कवर्धा की कांदावानी पहाड़ी है। कांदावानी पहाड़ी पे हमने बात की थी पहले भी, हमने जब पहाड़ वाले चैप्टर
पे हमने चर्चा किया तो वहाँ पे कांदावानी पहाड़ी का जिक्र हुआ था जो कि कवर्धा में थी। परफेक्ट। तो कांदावानी पहाड़ी से हाप नदी का उद्गम होता है और ये जाके बेमेतरम मिल जाती है। ठीक है, ये आपका दुर्ग, सॉरी ये आपका दुर्ग यहाँ पे था एक्चुअल में। इसको एक चीज़ करेक्ट करेंगे, मैंने दुर्ग इसको बताया है, ये आपका दुर्ग ये है। क्लियर है? नहीं बाकी सब सही है, बस इसको मोड़ देंगे, दुर्ग यहाँ है, मैं इसको दुर्ग लेके चल रहा था। ये आपका बेमेतरा है। परफेक्ट। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जो कि हाप नदी है, हाप नदी का उद्गम, परफेक्ट है, हाप नदी का उद्गम कांदावानी की पहाड़ी कवर्धा से हुई है। और कवर्धा की जो कांदावानी की पहाड़ी के बाद जा कहाँ मिल जा रही है, शिवनाथ नदी मिल जा रही है, बेमेतरम मिल जा रही है। क्लियर है? उसको करेक्ट करेंगे। परफेक्ट है, क्योंकि अब लाइन से ही मैं लिखा नहीं हूँ तो इसको मैं दुर्ग मान के डायरेक्ट ले गया था। इसको देखेंगे दुर्ग, बाकी सब सही है, बस इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, दुर्ग हम लेके आ जाएंगे। क्लियर है? छोटी जगह है, यही पे मेरे को समझाना पड़ रहा है। सोचो कितना मेरे लिए भी कठिन काम है आपको समझाना, वो भी कैमरे के सामने। तो देखेंगे कांदावानी की पहाड़ी से निकल रही है कौन सी, आपकी हाप नदी, और ये जा रही है बेमेतरा में। बेमेतरा में कहाँ से मिल रही है, शिवनाथ नदी में मिल रही है। तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा, कांदावानी। कहाँ पे है, कवर्धा में है। परफेक्ट है? क्लियर है? हाप नदी का उद्गम कांदावानी, और ये कहाँ जाके मिल रही है, विसर्जन इसका हो जाएगा, ठीक है, आपका बेमेतरा। कहाँ पे, शिवनाथ नदी में। प्रवाह क्षेत्र खुद ही आप बता सकते हो, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से है, 2 जिला, कौन कौन से, कवर्धा और बेमेतरा। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कवर्धा हो जाएगा और आपका बेमेतरा हो जाएगा। मैं थोड़ा शार्ट में लिखता हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ तो इसको प्लीज़ सुन के आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र यानी कि किन जिलों से होकर जा रही है, तो पहला चीज़ तो आपका हो जाएगा कवर्धा और दूसरा आपका हो जाएगा बेमेतरा। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र कवर्धा और बेमेतरा है। रिवाइज कर दूं, कांदावानी से निकली है कवर्धा, बेमेतरा जो आपका शिवनाथ नदी से मिल जा रही है बेमेतरा में, प्रवाह क्षेत्र कवर्धा और बेमेतरा। विशेष बात देखेंगे हाप नदी के बारे में, इसकी सहायक नदी सक्रिय है और इसकी लंबाई 44 किलोमीटर है। इसको लिख लो। तो हाप नदी की लंबाई 44 किलोमीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लंबाई को लेकर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप देखेंगे। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, सक्रिय। बस इतना ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। आगे आप देखते हैं, हाप के बाद यदि आपको याद हो तो मनियारी है। ठीक है, शिवनाथ की अगली नदी उत्तर की मनियारी है। मनियारी देखेंगे। मनियारी का उद्गम मैंने आपको पहले बताया था, मुंगेली के लोरमी पठार से है। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर वापस आइए आप मुंगेली के लोरमी पठार में। परफेक्ट है? ठीक, ये लोरमी मान के चलो लोरमी पठार है यहाँ पे, मुंगेली में मैं बता रहा हूँ। मुंगेली से आप निकलेगी, ठीक है, लोरमी पठार से निकलेगी और ये बिलासपुर के, ठीक है, अमरी कापत ताला गाँव, यहाँ पे इसको मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, बिलासपुर के एक जगह पे मिलेगी जिसका नाम है ताला गाँव, उसको भी एग्जैक्ट बोला जाता है अमेरी कापा ताला गाँव। ठीक है, तो ये बिलासपुर में जाके मिल रही है। कहाँ से निकल रही है, मुंगेली से निकल रही है। कहाँ से निकल, एग्जैक्ट लोरमी पठार। तो मुंगेली के लोरमी पठार से निकल के बिलासपुर के अमेरी कापा ताला गाँव में जाके मिल रही है। तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा, ठीक है, लोरमी पठार। ठीक, लोरमी पठार कौन सा, मुंगेली। ठीक है, तो मुंगेली, इसको भी स्पेशल सिहावल क्षेत्र बोला जाता है, सिहावल क्षेत्र। ठीक है, सिहावल क्षेत्र। सिहावल क्षेत्र के लोरमी पठार से मुंगेली जिले से इसका उद्गम हुआ है। कौन सा, मनियारी नदी। मनियारी नदी कहाँ जाके इसका विसर्जन कहाँ लिखोगे, अब इसका विसर्जन लिखोगे बिलासपुर। बिलासपुर कौन सी जगह पे, अमेरी कापा। ऐसे चीज़ें करके आप आसान कर सकते हो इसको। अमेरी कापा ताला गाँव किस नदी पे मिल रही है, आपको पता ही है, शिवनाथ नदी पे मिल रही है। शिवनाथ की ये सहायक नदी है। ठीक है, इवन प्रमुख सहायक नदी मनियारी ही है। अब देखेंगे इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, 2 ही जिले हैं। कौन कौन सा, मुंगेली और फिर आपका बिलासपुर। परफेक्ट, मैं अभी नाम नहीं लिखा हूँ जिलों का, छोटी जगह है मेरे पास इसलिए, लेकिन आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। प्रवाह क्षेत्र 2 ही जगह हो जाएगा, मुंगेली, ठीक है, उसके बाद क्या, बिलासपुर। कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं लिखा जा रहा है, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब विशेष बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विशेष, इसके बारे में सबसे पहले तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई लिख लो आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आपको याद हो तो मैंने शिवनाथ नदी को महानदी की प्रमुख सहायक नदी, हर एक जो नदी है उसकी सहायक नदी होती है, उसकी प्रमुख सहायक नदी होती है। जैसे कि महानदी के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे जितने भी सहायक नदियाँ थी, जो कि शिवनाथ, हसदेव, मांड, बोरई, जो कि केलो, ईब, जितने भी थी, उसमें सबसे सहायक, सबसे प्रमुख कौन थी, शिवनाथ नदी। परफेक्ट है। अब शिवनाथ नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो मनियारी नदी पे पहुंच गए हैं। तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ की सहायक नदी है। राडाग्राम में देखा था। तो उसी प्रकार मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसको आप लिखेंगे, दूसरी लाइन होना चाहिए, सबसे प्रमुख सहायक नदी। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
थोड़ा सा कचड़ा हो जाता है इसको पढ़ने में। इस नदी के बाद उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से वहाँ चल देते हैं। तो सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मनियारी नदी। किसकी? इसकी, ठीक है। उसके बाद इसके आगे देखेंगे, इसके बारे में और विशेष चीज़ रहेगा मनियारी, ठीक है। मनियारी परियोजना चल रही है, मनियारी परियोजना, ठीक है। मनियारी परियोजना ये बिलासपुर में चलाई जा रही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखेंगे खुड़िया रानी परियोजना, इसके अंतर्गत परियोजना देखना है, ठीक। विशेष में पहला चीज़ आपने इसकी लंबाई देख ली है, छोटे छोटे टॉपिक भी कर सकते हो। अब एक विशेष चीज़ ही देख ली है, उसके बाद इसमें आप परियोजना करके छोटा टॉपिक कर सकते हो। मनियारी परियोजना बिलासपुर में चला जा रही है, मनियारी नदी पे, क्लियर है। उसके बाद खुड़िया रानी परियोजना, इसको आपको याद हो तो राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे चला जा रही है? मुंगेली पे, मुंगेली पे। तो इतने चीज़ों पे बात करोगे तो मनियारी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब इसके आगे हम चले तो मनियारी की, ठीक है, इसके सहायक नदी मिलती है। इसके पहले मैंने आपको सहायक नदी बताया है ना, जो इसके पहले हमने कौन सी नदी पढ़ी है? हाप नदी। हाप की सहायक नदी सकरी है, इसको याद रखेंगे, ठीक। और उसके पहले मैंने इसकी सहायक नदी पिपरी और मुस्को बताया था, जो कि पहली वाली कौन सी थी? आमनेर। उसके बाद हाप पढ़े थे, हाप की सहायक नदी सकरी है। नहीं बताया होगा तो लिख लेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं खुद ही, कौन कौन से बताया मुझे नहीं पता, ठीक। अब मनियारी नदी देखेंगे, क्लियर है। मनियारी नदी की सहायक नदी मैं बता रहा हूँ, इसका 3-4 चीज़ें, आगर, टेसुआ, घोंघा और छोटी नर्मदा, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी एक छोटा सा डालेंगे तो आगर, टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा, ठीक है। तो सुन के लिखेंगे आगर, टेसुआ, घोंघा, ठीक है। आगर, टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा। आगर, टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा कौन सा? मनियारी नदी की सहायक नदी है। तो ये मनियारी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं। मनियारी के आगे आपको देखना पड़ेगा, इसके आगे आपको पता हो तो अरपा के बारे में देखना होगा। इसकी लंबाई भी मैंने आपको बता दिया होगा, 134 किलोमीटर। अरपा देखेंगे, अभी उत्तर की सहायक नदी पे हमने बात कर रहे हैं। एक बार समराइज कर दें, शिवनाथ की उत्तर नदी में आमनेर, ठीक है, आमनेर, हाप, मनियारी, फिर अरपा, लीलागढ़, इसके बारे में बात करना है। साइड में लिख के रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब हम लोग अरपा के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है। अरपा नदी देखेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको बताना। अरपा नदी देखेंगे, अरपा नदी आपकी खोंडरी खोंगसरक पहाड़ी जीपीएम से निकलेगी। ये जीपीएम है, गोरेला पिंडरा मरवाही जिला है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी अरपा नदी और बलौदा बाजार में जाके मिलेंगे शिवनाथ से। तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा आपका जीपीएम, बिलासपुर और फिर आपको बालोद, मतलब बलौदा बाजार है वो, सॉरी बालोद बोल रहा हूँ, वो बलौदा बाजार है। तो अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोंगसरक की पहाड़ी गोरेला पिंडरा मरवाही से हुई है और उसका विसर्जन कहाँ पे हो रही है? बलौदा बाजार में हो रही है। और इसका स्पेशल नाम है मानिक चौरा, ठीक है। एग्जैक्ट जगह को भी लेके पूछ सकता है तो इसको भी लिख लो, मानिक चौरा। मैं लिखवा रहा हूँ मानिक चौरा, ठीक। तो इसको मैं मिटा क्यों दिया यार? उद्गम। तो अरपा नदी का उद्गम देखेंगे खोंडरी खोंगसरा, ठीक है, खोंडरी खोंगसरा, ठीक। ये कहाँ पे है? जीपीएम, ठीक है, खोंडरी खोंगसरा जीपीएम, इसका उद्गम हो जाएगा। फिर इसका देखेंगे बलौदा बाजार में इसका विसर्जन, वही पॉइंट में हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विसर्जन कहाँ पे हो रहा है? बलौदा बाजार में। एग्जैक्ट जगह क्या मैं बताया हूँ? मानिक चौरा, ठीक, मानिक चौरा, बलौदा बाजार में इसका विसर्जन हो रहा है, क्लियर है। इसके आगे इसका प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो अरपा नदी जीपीएम से निकल रही है, खोंडरी खोंगसरा से निकल रही है, फिर बिलासपुर से होते हुए बलौदा बाजार में जा रही है, परफेक्ट है। तो इसके प्रवाह क्षेत्र 3 जिला हो जाएगा, कौन कौन से? जीपीएम, गोरेला पिंडरा मरवाही, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बिलासपुर, तीसरा कौन सा हो जाएगा? बलौदा बाजार, क्लियर है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। विशेष तौर पे हम लोग कुछ देखते थे यहाँ पे, जैसा कि आपको पता हो। अरपा की लंबाई देखेंगे, विशेष में लंबाई 100 किलोमीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसके बारे में इसकी सहायक नदी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अरपा की सहायक नदी खारंग है, खारंग, अरपा की सहायक नदी खारंग है। इसी में मैं बता दूं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसको रहने देता हूँ। इसके आगे इसके बारे में और विशेष है खारंग। अरपा नदी में देखेंगे तो अरपा भैंसाझार परियोजना चल रहा है, अरपा भैंसाझार लिखेंगे। अरपा नदी में कौन सा परियोजना चल रहा है? अरपा भैंसाझार परियोजना, ठीक है। अरपा भैंसाझार परियोजना कहाँ पे चल रहा है? अरपा नदी में, परफेक्ट है। इसको आप लिखेंगे, ये बिलासपुर में चलाया जा रहा है इवेंट, ठीक है, या फिर कोटा तहसील बिलासपुर जहाँ तक ये है। अरपा भैंसाझार परियोजना यहाँ पे चल रही है। अब मैं इसको पहले कहा था कि इसकी सहायक नदी क्या है? खारंग। खारंग नदी पे एक परियोजना चलाया जा रहा है, खूटा घाट, ठीक है। इसे संजय गांधी परियोजना भी कहा जाता है, खूटा घाट, परफेक्ट है। तो ये खारंग नदी पे खूटा घाट परियोजना,
खारंग नदी पे है, जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहा जा रहा है, लेकिन अरपा भैंसाजार परियोजना अरपा नदी पे है। इसके आगे इसके और किसी क्या विशेष बात हो जाएगी। ठीक है, बिलासपुर शहर लिख लो। बिलासपुर अरपा नदी के तट पर स्थित है और बिलासपुर की जीवन रेखा कहा जाता है अरपा को। परफेक्ट है, अरपा को बिलासपुर का जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें इसके लिए खत्म होगी। इसके बारे में और क्या हो सकता है, ठीक, इतना पर्याप्त है इसके बारे में। उद्गम देखेंगे खुंडरी खोंगसरा जीपीएम से हो जाएगा। विसर्जन बलौदाबाजार में मानिक चौरा में हो जा रहा है। प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार 3 जिले हो जा रहे हैं इसके बारे में। जीपीएम हो जाएगा यानी कि गोरेला पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और फिर बलौदाबाजार। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। विशेष तौर पे 100 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, इसका 100 किलोमीटर लंबाई हो जाएगा टोटल लंबाई। सहायक नदी खारंग है, जिसमें खूटा घाट या फिर संजय गांधी जो कि आपका परियोजना उसका नाम है, खूटा घाट परियोजना चलाई जा रही है। अरपा भैंसाजार परियोजना अरपा नदी पे चलाई जा रही है। परफेक्ट है। इसके तट पर स्थित शहर बिलासपुर है। आपको क्वेश्चन पूछे कि बिलासपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर होगा अरपा नदी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, बिलासपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, किस नदी को कहा जाता है, तो अरपा नदी बिलासपुर की जीवन रेखा है। अरपा रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ बिलासपुर। परफेक्ट। अब इसके आगे लीलागर नदी आपको याद हो, इसके आगे उत्तर की नदी। अभी उत्तर की नदियाँ ही पढ़ रहे हैं, क्यों बार बार मिटा रहा हूँ यार, उत्तर की नदियाँ पढ़ रहे हैं। अब लीलागर नदी पे हम लोग बात करेंगे, वो कहाँ से निकलती है, एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करें। लीलागर नदी कोरबा की उत्तरी पहाड़ी से निकलती है, फिर पूर्वी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कोरबा पहाड़ी से निकल रही है और ये जांजगीर चांपा में जाके मिलती हैं, लेकिन एक बार बिलासपुर में भी आ जाती हैं, उसके बाद जांजगीर चांपा में जाके शिवनाथ से मिलती हैं। क्लियर है। और जितनी भी नदियां हैं, मैं नदी का नाम नहीं लिया होऊंगा, तो शिवनाथ में ही मिल रही है, क्योंकि शिवनाथ की ही सहायक नदियों की बात हो रही है, इसको भी नोट करेंगे। तो मैंने कहा लीलागर नदी के बारे में अगला हमें बात करनी है। कौन सी नदी हो जाएगी, लीलागर। परफेक्ट है, लीलागर। लीलागर का उद्गम आप देखेंगे, उद्गम मैंने कहा था कि लीलागर की नदी कोरबा की पहाड़ी से हुई है। ठीक है, ये कोरबा से हुई है, इसको डायरेक्ट अभी लिख सकते हो, कोरबा से हुई है। यहाँ तक है क्लियर। इसका विसर्जन की हम लोग बात करें, कहाँ पे हो जा रहा है इसका, जांजगीर चांपा में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। ठीक है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये बिलासपुर में भी एक बार जल देता है, तो ये लीलागर की नदी का प्रवाह क्षेत्र कोरबा, ये बिलासपुर में एक बार जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो मैंने बिलासपुर ले गया है। ठीक है, बिलासपुर जा रहा है, बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा आ रहा है, मतलब ये इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिला है। कौन कौन सा हो जाएगा इस प्रकार से, ये आपका कौन सा है, कोरबा। ठीक है, बता रहा हूँ, उसको लिखेंगे कोरबा ही है, कोरबा से निकाल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लिखा हूँ जिला का। परफेक्ट है, कोरबा है, कोरबा के बाद ये बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये जांजगीर चांपा। तो प्रवाह क्षेत्र 3 जिला कौन कौन से, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। क्लियर है। तो ये तो रहा इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में। विशेष चीज़ लीलागर के बारे में देखेंगे, इसकी लंबाई एक बार देख लो, 135 किलोमीटर। एक चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, मल्हार। ठीक है, मल्हार जो कि बिलासपुर का मल्हार शहर। ठीक है, मल्हार बिलासपुर, ये कहाँ पे स्थित है, लीलागर नदी के तट पर स्थित है। लीलागर का जो लीलागर नदी की जो प्राचीन नाम है वो निडिला है। परफेक्ट है, जो कि हिस्ट्री में मिलता है, हिस्ट्री भी उसको पढ़ेंगे। तो ये तो रहा उत्तर की नदियों के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब क्या बच गया है, दक्षिण की नदियों के बारे में भी हम पढ़ना है। अगर आपको मतलब बोर ना लगा हो तो इंटरेस्टिंग है आपके बारे में, मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए क्लास भी मैं लंबी करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। अभी तो सिर्फ एक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, शिवनाथ नदी, उसकी सहायक नदी महानदी तंत्र पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने कहा था कि बहुत सारी उसकी सहायक नदी हैं, उसके शिवनाथ नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शिवनाथ नदी के बारे में डिटेल पढ़ने के बाद खत्म होगा एक नदी, उसके बाद हमें हसदेव नदी पे जाना इसी प्रकार, लेकिन उधर छोटे छोटे हैं, उसके लिए आप चिंतित नहीं रहेंगे। सिर्फ शिवनाथ नदी ही बड़ी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी सहायक नदी अपने आप में एक अपवाह तंत्र के समान है। परफेक्ट है। अब इसकी उत्तर की नदियाँ हमने खत्म कर ली है, आपको पता हो ये उत्तर की नदियाँ हैं। परफेक्ट है। इसके बाद इसके दक्षिण की नदियाँ हम लोग को देखना है। राड डायग्राम आपको याद हो तो दक्षिण की नदियाँ हमने कहा था तांदुला। परफेक्ट है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, तांदुला, फिर हमने कहा था खरखरा, फिर हमने कहा था खारून। ठीक है, खारून कहा था। इसके बाद आप देखेंगे तो जमुनिया, तो पहला नदी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तांदुला। तांदुला नदी देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तांदुला कांकेर से निकलेगी। परफेक्ट है, तांदुला नदी आपकी कांकेर से निकलेगी। ये आपका कांकेर है, यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ से आपका कांकेर आ जाता है। क्लियर है। तो कांकेर से आपका तांदुला नदी निकलेगी और ये जो है ये दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग में जाके मिल जाएंगी। ठीक है, इसको मैं फिर ब्लैक से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ से अब तांदुला नदी निकल रही है, भानु प्रतापपुर से निकलती है
और ये बालोद से होते हुए, ठीक है, दुर्ग में जाके मिलती है। लेकिन ये जो है आपके बालोद में नहीं मिल रही है, क्योंकि बालोद में शिवनाथ नदी आती ही नहीं है। परफेक्ट है। तो तांदुला नदी जो है कांकेर से निकल रही है, कांकेर से लेकर जो है बालोद में घुस रही है, बालोद के बाद ये दुर्ग में जाके मिल रही है। किससे मिल रही है? शिवनाथ नदी से मिल रही है। तो इसका उद्गम क्या हो गया? ठीक है, उद्गम क्या हो गया? कांकेर। कांकेर का और कौन से स्पेशली बोला जाए तो भानु प्रतापपुर की उत्तरी पहाड़ी है ये। ठीक है, भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर के उत्तरी पहाड़ी से तांदुला नदी का उद्गम हुआ है। तांदुला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर के उत्तरी पहाड़ी से हुआ है, जो कि कांकेर जिला में है। तो इसका विसर्जन क्या होगा? ठीक है, एक एक करके लिखेंगे। मतलब ये विलय कहाँ पे होगा, विलीन कहाँ पे होगा? तो ये जो है आपका दुर्ग जिले में, शिवनाथ में। तो कहाँ पे हो रहा है इसका? दुर्ग जिले में हो रहा है विसर्जन। कौन सी नदी में हो रहा है? शिवनाथ में हो रहा है। आप बताओ प्रवाह क्षेत्र क्या होगा इसका? प्रवाह क्षेत्र क्या होगा? कांकेर। उसके बाद ये कौन सा है आपका? बालोद। ठीक है, कांकेर, बालोद, उसके बाद ये दुर्ग। ठीक है, ये दुर्ग है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिला हो जाएगा। कौन कौन सा? कांकेर, बालोद और फिर दुर्ग। यहाँ तक क्लियर हुई? तो ये तांदुला नदी के बारे में हो जाएगा। इसके बारे में विशेष तौर पे आप कुछ कुछ लिखेंगे। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जुआर। ठीक है, जुहार या फिर जुआर, फिर जुआरी। ठीक है, ऐसा इसका सहायक नदी मिलती है, जुआर है। परफेक्ट, इसकी सहायक नदी जुआर है। ठीक है, जुआर इसकी सहायक नदी है, जिस पे आप देखेंगे इसकी जुआर सहायक नदी पे है आपकी गोंदली। परफेक्ट है, ठीक है, गोंदली। ठीक, गोंदली जलाशय स्थित है। गोंदली जलाशय कहाँ पे स्थित है? जुआर नदी में स्थित है। जुआर नदी क्या है? तांदुला की सहायक नदी है। परफेक्ट है। तो तांदुला की सहायक नदी जुआर है, जिसपे गोंदली आपकी जलाशय स्थित है। यहाँ तक क्लियर हुई? तांदुला के बारे में और कुछ देखेंगे, इसके बारे में और कुछ, बस इतना ही है। तांदुला बस इतना ही है, इतना इसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखें तांदुला के बाद आपका खरखरा। ठीक है, इसमें बालोद एक चीज़ और है यार, बालोद में। ठीक है, बालोद। ये जब ये बालोद जिला में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे एक बांध बना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं तांदुला जलाशय। ठीक है, ये परियोजना ही है। तो इसमें तांदुला जलाशय है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। मैं यही भूल रहा था। तो बालोद जिला में देखेंगे तांदुला नदी पे। ठीक है, ये तांदुला नदी पे ही हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? बालोद जिला में हो रहा है। ठीक है, बालोद जिला पे तांदुला जलाशय ही बना है। तांदुला जलाशय का निर्माण हुआ है। मेरी आवाज़ सुन के उसको अच्छे से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांदुला नदी पे तांदुला जलाशय का निर्माण बालोद जिला में हुआ है, जो कि कब हुआ था? 1913 में हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ का, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रथम, आप बोल सकते हो, यहाँ छत्तीसगढ़ का जो है आपका प्रथम परियोजना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। क्लियर है? एक चीज़ मेरे को वहाँ पे याद था, माडम से, वो अलग चीज़ वाला है। ठीक है, तो बालोद जिला में बना है तांदुला जलाशय। ठीक है, तांदुला जलाशय बना है, बालोद जिला में बना है, 1913 में बना है। यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे, ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तांदुला के बारे में आपकी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब देखेंगे खरखरा। खरखरा आपको बालोद जिला से निकलेंगी। ठीक है, बालोद जिला से निकलेंगी और ये दुर्ग में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका बालोद हो जाएगा। बालोद से खरखरा निकलेगी और ये दुर्ग में जाके मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? शिवनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगला खरखरा हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दूँ यार, खरखरा। खरखरा नदी की उद्गम बालोद से हुई है। अब इसका एग्जैक्ट जगह पूछा जाता है तो वो आपका डोंडी लोहारा है। क्लियर है? डोंडी लोहारा है। तो खरखरा का उद्गम बालोद जिला के डोंडी लोहारा से हुई है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका विसर्जन देखा जाता है कि कहाँ से निकल के कहाँ विसर्जित हो रही है। तो ये दुर्ग में हो रही है। परफेक्ट, दुर्ग में हो रही है। इसलिए इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ हो जा रहा है? ये बालोद है और ये दुर्ग है। तो ये दोनों जगह पे इसका प्रवाह क्षेत्र हो रहा है, यानी कि 2 जिला। कौन कौन से? बालोद और आपका दुर्ग। खरखरा के बारे में विशेष यह है कि बालोद जिला में ही, इसको याद रखेंगे, जो कुछ भी बन रहा है अभी बालोद में बन रहा है। ठीक है, तो बालोद जिला में ही खरखरा नदी पे खरखरा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बारे में इंपॉर्टेंट यह है कि यह बांध 1967 में बना है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित, छत्तीसगढ़ का मिट्टी से निर्मित बांध है। इसके बारे में रिवाइज करा दूं, खरखरा नदी का जो उद्गम है डोंडी लोहारा बालोद से हुआ है। ठीक है, और ये जो है दुर्ग में जाके मिल रही हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से हो जाएगा? बालोद और फिर दुर्ग, बालोद और दुर्ग। क्लियर है? विशेष बात यह है कि खरखरा बांध का निर्माण बालोद जिला में किया गया है। 1967 में बना यह छत्तीसगढ़ का मिट्टी से निर्मित बांध है।
क्लियर हुई। इसके आगे अब खारून की हम बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है खारून भी। एक एक करके हम देखने की कोशिश, बस 2 ही और नदी बाकी है, उसके बाद आपके शिवनाथ नदी के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज़ और छूटेंगी, और कुछ छूटेगी तो उसको भी डालने की कोशिश करूँगा। इतनी पढ़ने के बाद भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं और बहुत डीप पढ़ रहे हैं। तो हम इसके बारे में अगला क्या करेंगे, खारून नदी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करें, खारून नदी का उद्गम भी आपके यहीं से हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार मिटा दूं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए वहाँ पे। तो खारून नदी का उद्गम ये भी बलौदा मतलब आपके बालोद से हुआ है। अब तक मैं जो बोल रहा था वो बालोद है, ठीक है। तो खारून नदी का उद्गम बालोद से हुआ है। इसका एक जगह का नाम है पेटेचुआ पहाड़ी। बालोद में एक पहाड़ी है पेटेचुआ, पेटेचुआ से हुआ है, बालोद में इसका उद्गम हुआ है। फिर ये दुर्ग जाता है, दुर्ग के बाद ये रायपुर चल देता है, रायपुर के बाद ये बेमेतरा आएगा, उसके बाद ये बलौदा बाज़ार में जाके मिलता है, ठीक है। अब मैंने पेन अलग यूज़ कर लिया, यहाँ पे देखेंगे ये आपका पेटेचुआ की पहाड़ी है। पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी निकलेगी और ये एक बार कहाँ इंटर करेगी, दुर्ग में, दुर्ग में इंटर करेगी। उसके बाद अब दिख तो रहा है ना, दुर्ग में इंटर करेगी, दुर्ग के बाद ये रायपुर में इंटर कर रही है, रायपुर है आपका, परफेक्ट है, क्लियर, ये रायपुर ही है आपका, ठीक है। यहाँ पे रायपुर थोड़ा सा नहीं बना है, पहले वाला इसमें देखेंगे, क्लियर है। तो ये आपका रायपुर हो जाता है, ठीक, ये आपका रायपुर हो जाएगा। और यहाँ से आपका धमतरी है, देखेंगे तो धमतरी, ठीक है। इधर को नहीं बना था क्योंकि इधर समझा रहा था। अब आप देखेंगे, कोई बात नहीं, आप बस जिला को ट्रेस कीजिए। यहाँ से आपको कौन सा आ जाएगा, बालोद, बालोद के पेटेचुआ पहाड़ी से क्या निकल रही है, खारून नदी, खारून नदी पेटेचुआ पहाड़ी से निकल के आपके इसमें जा रही है दुर्ग में, दुर्ग के बाद ये रायपुर जा रही है, क्लियर है। इसको मैं कल मैप में और एक बार बता दूंगा जब स्टार्ट करेंगे। रायपुर जा रहे, रायपुर के बाद ये बेमेतरा आएगी, जिला याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे, जिला, उसके बाद बेमेतरा के बाद ये कहाँ जाएगी, बलौदा बाज़ार। और बलौदा बाज़ार में सोमनाथ के जो सिमगा के निकट सोमनाथ है वहाँ पे जाके विलीन हो जाएगी, किस नदी में, शिवनाथ नदी में। तो ये खारून का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा। उद्गम कहाँ से हो रहा है, पेटेचुआ, ये आ है एक्चुअल में, यार वाह लिख दूँ, आ है, ठीक है, पेटेचुआ, ठीक है। पेटेचुआ पहाड़ी कहाँ पे है, बालोद में, क्लियर हो गई। इसका विसर्जन कहाँ पे हो रहा है, सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ पे है, बलौदा बाज़ार, किस नदी पे हो रहा है, शिवनाथ नदी पे, क्लियर हुई। प्रवाह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने कहा पेटेचुआ पहाड़ी कहाँ है, बालोद, तो इसका बालोद हो जाएगा। बालोद के बाद हमने क्या कहा, ये बालोद है, बालोद के बाद कहाँ जा रहा है, दुर्ग, देखेंगे, दुर्ग के बाद कहाँ जा रहा है, रायपुर, रायपुर के बाद कहाँ जा रहा है, बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कहाँ जा रहा है, बलौदा बाज़ार। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। विशेष सबसे इंपॉर्टेंट है खारून, ठीक है, खारून नदी है, ठीक, कैसे लिख दिया हूँ मैं, खारून नदी है, परफेक्ट, ये खारून नदी है आपका। विशेष बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है खारून नदी में, एक चीज़ याद रखेंगे, रायपुर, ठीक है, रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है। और एक है आपका तरीघाट, ये दुर्ग का शहर है तरीघाट, ठीक है, ये भी खारून नदी पर स्थित है। खारून में एक चीज़ और याद रखेंगे, खारून नदी पर जो है आपका, ठीक है, खारून नदी पर, इस पर कुछ जलाशय चलाया जा रहा है, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है, बस इतने ही इसके बारे में जहाँ तक सही है। इसमें कोई जलाशय नहीं चलाया जा रहा है, कुछ भी होगा तो मैं ऊपर स्क्रीन में लिखूंगा, उसके लिए चिंतित नहीं रखेंगे। खारून नदी के बारे में बस इतना, इसके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, इतना पर्याप्त है। खारून नदी के बाद आपका लास्ट बच जाता है, जो कि कौन सा रहेगा, आपका जमुनिया, ठीक है, जमुनिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुनिया के बारे में देखेंगे, बस इसमें 2 चीज़ें देखेंगे, उसमें कोई प्रवाह क्षेत्र देखने की बात नहीं है। जमुनिया लास्ट आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका एक खत्म हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम मेंशन करूंगा अगर खारून के बारे में कुछ भी बचा होगा, मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा, परफेक्ट। जमुनिया देखेंगे, जमुनिया का उद्गम बलौदा बाज़ार से हुआ है, ठीक है, बलौदा बाज़ार से ही उद्गम हुआ है और बलौदा बाज़ार में ही जाके मिल रही है, ठीक है, वहीं पे मिल जाए। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, बलौदा बाज़ार में, विसर्जन बलौदा बाज़ार में, कहाँ पे, शिवनाथ नदी में हो रही है, ठीक है। तो बलौदा बाज़ार से निकल रही है, बलौदा बाज़ार में ही इसका प्रवाह क्षेत्र है, बलौदा बाज़ार में ही शिवनाथ नदी से मिल रही है। तो इस प्रकार इसका उद्गम बलौदा बाज़ार, विसर्जन बलौदा बाज़ार, कहाँ पे, शिवनाथ नदी, प्रवाह क्षेत्र बलौदा बाज़ार, एक ही जिला पे इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम लोग जो है सिर्फ अभी शिवनाथ नदी पे बात की है, शिवनाथ नदी की प्रत्येक सहायक नदियों पे बात की है। जैसे कि महानदी अपातंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ एक बार हम लोग समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको देख लो, इतने पढ़े हैं, अब इसको कंफ्यूज होकर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं देगा। इतने देर तक मेहनत की है तो इसको समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
हमने महानदी अपोहा तंत्र के बारे में पढ़ाई स्टार्ट किया है। महानदी अपोहा तंत्र, ठीक है, अपोहा तंत्र समराइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि तो मुख्य नदी महानदी है। क्या है? मुख्य नदी महानदी है, ठीक। अब इसके सहायक नदियों पे बात करनी है। कौन कौन से मैंने कहा है? शिवनाथ नदी है, शिवनाथ, एक एक अक्षर लिखूं, शिवनाथ, हसदेव, ठीक है, बुरई, इसके बाद आपको मांड हो जाएगा, केलो हो जाएगा, ईव हो जाएगा। हमने इसको उत्तर की सहायक नदी कहा है। उसके बाद इसके आगे हमने, आपको याद हो, ठीक है, इसके आगे हमने कहा है, ठीक है, ये उत्तर की सहायक नदी है इस पार की। अब इसके आगे देखेंगे तो महानदी की इस पार की कौन कौन सी हो जाएगी? दूध नदी, फिर आपकी सिलियारी नदी, फिर आपकी पैरी नदी, फिर आपकी सोंढूर, फिर इसी प्रकार आपका जोंक, ठीक है, उसी प्रकार आपका लात, और इसी बीच में 2 और नदी आ जाता है। कौन कौन सा? आपका सूखा, और सूखा की सहायक नदी कोडार। महानदी के बारे में कंप्लीट चर्चा कर लिए। महानदी अपोहा तंत्र के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया है हमने पहले, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया है इसके बारे में। उसके बाद इसकी प्रमुख नदी महानदी है, महानदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद एक सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, शिवनाथ के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब कौन कौन से पढ़ना है? कल आके पढ़ना है, बस यहीं तक आज का खत्म करते हैं। कल आके हसदेव, बुरई, मांड, केलो, ईव, इसको पूरा खत्म करना है, और समय रहा तो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे समराइज करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी आसानी होंगी। मुझे जैसे समझ में आया है वैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बावजूद जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं बताने के यथासंभव उसको प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। इसके आगे हम लोग दूसरी वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके हसदेव से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे आप समराइज करके पढ़ते जाएंगे, अपनी ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी भी टाइम बहुत है, अच्छे से कोशिश करें, कड़ी मेहनत करें, तो अब की बार पीएससी पार जरूर हो सकती है। परफेक्ट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। मिलते हैं और वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।